So first of all, a very special good morning to all of you and very warm welcome. बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का आज के सेशन के अंदर। जल्दी से मुझे आप लोग थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ बताएं कि दो चीज़ें, मेरी ऑडियो और वीडियो क्या आपको क्लियर है, मीन्स माय वॉइस एंड माय स्क्रीन, ये जो 25 एक्सट्रैक्ट्स ऑफ माय एक्सपीरियंस स्क्रीन पर विजिबल है, क्या ये आपको क्लियर है? ये चीज़ थोड़ा सा मुझे क्लियर करें सो दैट वी कैन proceed. If my voice and my screen both are clear to you, thank you so much. Fine. So friends, जैसे कि आज हम जानते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है 25 extracts of my experience, यानी कि अगले 1 घंटे के अंदर आप पिछले 6 साल के अंदर जो मैंने बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि सीखी या थोड़ा बहुत जो भी सीखा, उनमें से जो 25 मुझे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही, जिन्होंने मुझे बहुत फ़ायदा कराया, जिन 25 पॉइंट्स ने मेरा बहुत फ़ायदा हुआ, जिनकी वजह से मैं वो आपसे शेयर करूँगा। ज़्यादा हो सकती थी एक्चुअल में, लेकिन मैं अपने 25 फेवरेट्स निकाल कर लेकर आया हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा कराया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो किया तो आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के एक्सट्रैक्ट ही नहीं है, बल्कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 25 पॉइंट्स हैं। आइए बात करते हैं इसके ऊपर। द वेरी फर्स्ट इज यूपीएस, यानी कि अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस सिस्टम। दोस्तों हमेशा याद रखिए, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर जब तक आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग, एक ऑथेंटिक और एक यूनिवर्सल सपोर्ट सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम या ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, आप ग्रो नहीं कर सकते। मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर, बट जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज को और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को और वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने पढ़ा या ऑब्जर्व किया, तो एक ही चीज़ समझ में आई वहाँ पर कि उनकी सक्सेस और ग्रोथ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है उनके एजुकेशन सिस्टम का, सपोर्ट सिस्टम का, ट्रेनिंग सिस्टम का। या आप ऐसा समझ लीजिए, एक बहुत ही बढ़िया कार है, बहुत ही अच्छी कार है, समझ रहे हैं आप, बहुत अच्छी कार है, अच्छा इंजन, अच्छी मशीनरी, अच्छी टेक्नोलॉजी उसके अंदर है, लेकिन क्या बिना पेट्रोल के चल सकती है? अब पेट्रोल अगर आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम होगा तो बढ़िया माइलेज होगा, पुर्जे खराब नहीं होंगे, बढ़िया चलेगी। पेट्रोल थोड़ा सा डाउन ग्रेड पर होगा, डाउन क्वालिटी का होगा, तो दिक्कतें आएंगी। अब पेट्रोल की बजाय आपने मान लेते हैं केरोसिन ऑयल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, तो तब तो जाहिर सी बातें चल ही नहीं सकती। और अगर आपने पानी डाल दिया तो बिल्कुल ही नहीं चलती सकती, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो सेम वैसे ही कि आपके पास जो सिस्टम है, पहली बात तो हैवी नहीं है। अगर ये मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ, हमारे पास में यूपीएस अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस सिस्टम है, बट आज के मेरे इस सेशन को हो सकता है बहुत सारे अदर कंपनीज़ के लोग भी अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे इस चैनल पे कई सारे अदर कंपनीज़ के लोग भी हैं। तो एक ही बात मैं बोलूँगा मेरे दोस्त, जब तक एक स्ट्रॉन्ग, प्रोवन, यूनिवर्सल, प्रैक्टिकल, रिजल्ट्स ओरिएंटेड आपके पास में एजुकेशन सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम या ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, आप ग्रो नहीं कर सकते, बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकते। गाड़ी कितनी भी अच्छी है, अगर पेट्रोल नहीं है उसके अंदर तो आप उसे आगे नहीं बढ़ा सकते। अब पेट्रोल तो डालना ज़रूरी है, लेकिन मैंने एक बात क्लियर करी कि पेट्रोल भी आपका उस ही ग्रेड का होना चाहिए जिस ग्रेड की आपकी गाड़ी को ज़रूरत है, मीन्स अच्छी क्वालिटी का, मीन्स जो फ़ायदा हो आपको भी जिससे और आपके लोगों को भी। अगर आप पेट्रोल की बजाय नाली का पानी डाल देंगे तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम या तो होता नहीं या फिर गलत होता है। सामी डायरेक्ट के अंदर भी मैंने देखा, बहुत सारी टीम्स के पास में, बहुत सारे मैंने अपने क्रॉस लाइन्स के पास देखा, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, कईयों के पास बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में वो तरीके हैं काम करने के जिससे उनके बड़े लॉस होते हैं, बहुत सारे लॉस होते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हमने कि आपके पास में एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मुझे पहले दिन से रियलाइज़ हुई थी कि जैसे कि हमारे पास कोई हम मोबाइल ख़रीदें, लैपटॉप ख़रीदें, एक मैनुअल साथ में आता है
कि अगर हम उस मैनुअल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उल्टा सीधा टूटा फूटा तरीके से इधर उधर से पूछ पाछ कर करके गलती कर करके आधा अधूरा इस्तेमाल कर लेंगे हम, लेकिन सारे के सारे फीचर्स आप उस लैपटॉप के, उस मोबाइल के, उस गाड़ी के, उस बाइक के, उस कार के तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते अच्छे से बिना किसी नुकसान के, जब तक कि आपके पास उसका एक मैनुअल ना हो और उस मैनुअल को आपने पढ़ा ना हो, जब तक तो आप नहीं कर सकते। तो सेम वैसे ये चीज़ जब मेरे स्टार्टिंग में समझ में आई कि भाई एक सिस्टम होना चाहिए, तो इस चीज़ के ऊपर मैंने अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से, अपने कोर लीडर से, अपने टीममेट से, बहुत सारी किताबों से और बहुत सारे आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट सिस्टम चलते हैं, जो दुनिया के टॉप 10 ऑर्गेनाइजेशंस के पास में सपोर्ट सिस्टम्स हैं, उन सब के प्लस पॉइंट्स को उठाया, माइनस पॉइंट जो लगे इंडियन मार्केट के हिसाब से उनको हटा दिया, सिर्फ प्लस पॉइंट्स उठा लिए और उन सब को उठा कर करके एक जगह पर इकट्ठा किया, एक कुकर में डाला और उसके बाद जो डिश बना करके तैयार करी, उस डिश का नाम था यूपीएस, अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस सिस्टम। इसके बारे में आपको अच्छे से पता है, अगर नहीं पता तो आप किसी भी सामियन से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज जो मेरे समझ में आई, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस इंडस्ट्री के अंदर, शो द प्लान। बिल्कुल सही बात है, सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर एक चीज़ को ऐड करा अपने एक्सपीरियंस से, प्लस रिवर्स लिस्टिंग, यानी कि उल्टी लिस्ट। हम एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं, उस कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर हम 100 लोगों को, 200 लोगों को, 300 लोगों को, 400-500 लोगों को अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जिसकी जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो उसमें ऐड करते हैं और आगे हम उसमें मूव भी करते चले जाते हैं। फाइन, उसमें हम आगे और ज़्यादा प्लस करते चले जाते हैं चीज़ों को। बट एक चीज़ हम भूल जाते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, आपको एक फुटबॉल दे करके फुटबॉल के मैदान में उतार दिया जाए और फुटबॉल के मैदान में उतार के आपसे कहा जाए खेलो, आपसे कहा जाए कहाँ तक खेलो, तो आपको रिप्लाई मिले कि बस खेलते रहो। आपके सामने कोई गोल पोस्ट ना हो, कोई डेड एंड ना हो, कोई लास्ट लिमिट ना हो और बोले जाए बस खेलो, कितना भी खेलो। सामने कोई टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं, कोई एम नहीं, बस आप खेलते रहो। तो वहाँ पर आप एक कमिटमेंट और पैशन के साथ में खेलना शुरू करेंगे, बट एक सर्टेन लेवल पर पहुँचने के बाद में आपका वो जो पैशन होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेड पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। फाइन, तो इसीलिए आप जो भी लिस्ट बनाएं, पहली बात तो उस लिस्ट को बढ़ाते रहें। आपने 100-200 लोगों की या 300 लोगों की लिस्ट बना ली, उसको आप बढ़ाते रहें, उसमें लोग आप ऐड करते रहें, अपने कॉन्टैक्ट एक्सपेंड करते रहें। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। मैक्सिमम प्रेजेंटेशन, जितना प्रेजेंटेशन आप दिखाएंगे, देखिए सीधी सी बात है, एक इंसान ने 10 प्रेजेंटेशन दिखाई है तो उसकी 20 की टीम नहीं हो सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी ने 20 प्रेजेंटेशन दिखाई है तो 10 की टीम ज़रूर हो जाएगी। लॉ ऑफ एवरेज लगेगा, अनुपात का नियम हर जगह काम करेगा, रेशियो हर जगह काम करेगा। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप 10 प्लान दिखाएं और सोचने के साथ आपके 20 पेयर्स बन जाएंगे, 50 की टीम हो जाएगी, 100 की टीम हो जाएगी। कम काम में से ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकल सकते ना। ज़्यादा काम करेंगे उसमें एवरेज निकल करके कुछ 25% से 50% के बीच में रिजल्ट्स निकलेंगे। लेकिन साथ में आपको एक रिवर्स लिस्टिंग बनानी है। सबसे पहले तो देखो डिसाइड करना है कि आपको अपने एंटायर करियर में ओवरऑल अपनी, आप कह सकते हैं कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितना भी आप काम करना चाहते हैं, कितना काम करना है, ये आपको डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल, आप जॉब के अंदर जानते हैं कि 40 से 35 साल या 35 से 40 साल काम करना होता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ डिसाइड करना है साहब मैं 5 साल काम करूँगा या 10 साल या 15 साल में रिटायरमेंट लूँगा। अब इतने दिन में जो मैं अपनी टीम के साथ मिल करके काम करूँगा, जो भी काम मेरी टीम के ऊपर मैं करूँगा, टीम के लिए करूँगा, वो तो है ही अलग। उसके अलावा ये मेरा पर्सनल रहेगा कि मैं अपने एंटायर करियर में 500 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा या 1000 लोगों को दिखाऊंगा या मान लेते हैं 250 लोगों को दिखाऊंगा फॉर एग्जांपल। उतना डिसाइड कीजिए। तो आप जो एक डायरी बनाएं, जिस डायरी के अंदर आपके सिंपली आप कॉन्टैक्ट्स ऐड करें, उसी डायरी के पीछे की साइड में, उल्टी साइड में रिवर्स लिस्टिंग आप बनाएं। रिवर्स लिस्टिंग में ऊपर लिखें आप रिवर्स लिस्टिंग और वहां पे आपको हेडिंग लिखना पोस्ट प्लान लिस्ट, यानी कि जिन लोगों को प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद की पोस्ट प्लान लिस्ट।
ठीक है, पोस्ट प्रेजेंटेशन लिस्ट। फाइन। जो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं वो प्री प्लान लिस्ट होती है, यानी प्री प्रेजेंटेशन लिस्टिंग होती है वो हमारी, यानी रॉ मटेरियल होता है। और पोस्ट प्रेजेंटेशन लिस्ट जिनको हमने प्रेजेंटेशन दिखा दी, उसमें आपके 2-3 कॉलम हो सकते हैं, एक आपके सीरियल नंबर या एक नाम और एक मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। वहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपली फीडबैक या रिमार्क। फाइन। अब यहाँ पर आपको किसी भी इंसान का मोबाइल या एड्रेस लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर वही आएगा जो प्री प्लान लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एडेड है, वहीं के होने के बाद ही तो यहाँ पर आएगा। प्रेजेंटेशन अगर दिखाइए इसका मतलब वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है पहले से, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी उसका कोई ना कोई सीरियल नंबर होगा, तो उस सीरियल नंबर को आप यहाँ पर उसके नाम के आगे लिख सकते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर आपके साथ में जस्ट मिनट प्लीज। उस सिचुएशन के अंदर आपके साथ में ये होगा कि आपने दोबारा कांटेक्ट किया उस शख्स को, तो ये बड़ी बेसिक चीज़ है, आप सब जानते हैं। बट यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीरियल नंबर। जी हाँ, जिसको हम नॉर्मली मतलब फॉर्मेलिटी का हिस्सा मानते हैं, लेकिन वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और उस सीरियल नंबर में यहाँ पर रिवर्स लिस्टिंग जैसे कि नाम है, आप उल्टी लिस्ट चलाएंगे। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि मैं पर्सनली 250 या 500 या जितने भी प्रेजेंटेशन है उतने करूंगा अपने एंटायर करियर के अंदर। फाइन। उतने नंबर से लेकेंगे। सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं 300 प्रेजेंटेशन करूंगा या 500 करूंगा, या बिलब्रिट्स आपने 1200 प्रेजेंटेशन का टारगेट बनाया था, जैसे कि मैंने खुद ने डिसाइड किया है कि मैं अपने एंटायर करियर के अंदर 1200 प्रेजेंटेशन करूंगा, 1201 प्रेजेंटेशन करूंगा, मैं बिलब्रिट्स आपके रिकॉर्ड से 1 नंबर आगे निकलूंगा। फाइन। तो 1201 से मैंने स्टार्ट किया। अब ये 10 साल में हो, 8 साल में हो, या 12 साल में हो, या 15 साल में हो, लेकिन पूरी अपनी लाइफ का काम मैं इस 8, 10 या 12 साल के अंदर करूंगा, और वो होगा 1201 प्रेजेंटेशन का। फाइन। मैंने 1201 प्रेजेंटेशन वहां लिखी, और 1201 प्रेजेंटेशन करने के बाद में मैंने उसका जो भी फीडबैक है वहां पर आगे लिख दिया। अब जब अगली प्रेजेंटेशन में करूंगा तो उस नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर मेरा नंबर आएगा वहां पर 1200, अगली प्रेजेंटेशन में आएगा 1199, उसकी अगली प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा 1198। तो नेक्स्ट जैसे जैसे प्रेजेंटेशन में करता चला जाऊंगा तो ये 1198, 97, 96, 95, 94, 93, इस तरीके से ये उल्टे ऑर्डर के अंदर, रिवर्स ऑर्डर के अंदर ये लिस्ट मेरी घटती चली जाएगी। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? पहली बात तो आपको पता है कि आपको काम कितना करना है, यानी कि आपको पता है मैदान में उतर के कि आपका गोल पोस्ट कहाँ है, कहाँ तक सिर्फ आपको दौड़ना, कितने गोल लगाने हैं। तो इससे क्या होगा? आपका मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा। जब आपको ऐसा सोचना होता है कि सिर्फ काम करना है, कितना काम करना है कुछ नहीं पता, बस करते ही रहना है, तो उस सिचुएशन के अंदर मोरल डाउन होता है कभी कभी। लेकिन जब आपको पता है कि इतना काम करना है, आपको पता है कि बस इतना काम करना है, तब तक मुझे नहीं रुकना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे उसमें से काम घटता रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आपने, जैसे मैंने अपना बताया 1200, हो सकता है आप में से कोई 1000, हो सकता है कोई 500, हो सकता है कोई 300 सेट करे, तो उसमें से मान लेते हैं जब आपके 10 या 25 या 50 प्रेजेंटेशन हो जाएंगे, आपको पता हाँ भाई 5% हो गया, अब 95% बाकी है, हाँ भाई 10% हो गया, अब आपके सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके 90% बाकी है। अब आपके साथ जो है मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आपके 25% हो गया, अब आपका 75% बाकी है। इसका मतलब जैसे जैसे काम आपका घटता चला जाएगा, वैसे वैसे उसी ऑर्डर के अंदर ये चीज़ें आपके साथ में ऐड होती चली जाएंगी, ये चीज़ें आपके साथ में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा कि सब आपका काम अभी घट रहा है। फाइन। द नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना है इस फील्ड के अंदर, रेगुलर। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, जल्दी से मुझे आप लोग सारा चैट में ये बताएं कि स्लाइड्स चेंज होती हुई आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो पा रही हैं, आवाज़ तो आपको आई होप मेरी क्लियर है, आप में से कई लोगों के मैसेजेस हैं,
स्लाइड्स जो मैं यहाँ से एक्सचेंज कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट फिर वेट फॉर अ मोमेंट। फाइन, नाउ टेल मी, अभी आपको स्लाइड सबसे पहली लिस्ट हमने ये ली, 25 एक्सट्रैक्ट्स की, उसके बाद में हमने यूपीएस को एक्सप्लेन करा। आई होप आवाज़ आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर थी। इसको सिर्फ मैं स्लाइड आपको एक बार दिखा देता हूँ। आई थिंक आप में से कुछ लोगों ने स्लाइड मिस करी, नो प्रॉब्लम। नाउ इस स्लाइड को हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, शो द प्लान एंड प्लस रिवर्स लिस्टिंग। नाउ द थर्ड वन इज नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। तो अभी आई होप आप लोगों को मेरी वॉइस भी क्लियर है और स्लाइड भी अभी आपको चेंज हो रही है। ओके फाइन, थैंक यू। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी, लगातार काम करें। आप पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, वो आपकी मर्जी है। आप वीकेंड पर करें, कोई बात नहीं, बिल्कुल। हाँ, कई बार लोग मुझसे पूछते सर क्या वीकेंड टू वीकेंड काम करके भी हम ग्रो कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ा करियर नहीं बना सकते, बट स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप स्टार्टअप कर सकते हैं इस बिजनेस का, और एक लेवल के पहुंचने के बाद, एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने के बाद, कुछ मंथ्स के बाद, या लाइक विद इन एन ईयर आप इस चीज़ को, या विद इन 1.5 ईयर आप इस चीज़ को फुल टाइम भी कर सकते हैं। और इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई। नेटवर्क मार्केटिंग जब यूएस में स्टार्ट हुई तो इसी तरह से ये चीज़ स्टार्ट हुई कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते थे, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एडिशनल इनकम के लिए इस करियर को ऑप्ट करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी वीकली जॉब्स के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी थे। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जॉब के बाद में शाम में भी काम कर सकें। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जॉब प्रोफेशनल्स, उनके पास सिर्फ सैटरडे संडे या वीकेंड का टाइम होता था। तो उन्होंने पहले क्या किया, अपने संडे को या सैटरडे संडे को वीकेंड पर उन्होंने काम करना शुरू करा। धीरे धीरे कर महीनों के अंदर अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया, उन्होंने अपने काम में से, अपने फुल टाइम प्रोफेशन में से 1 घंटा 2 घंटा कम कर दिया। भले ही उसकी वजह से थोड़ी सी सैलरी उनकी कटी, लेकिन बदले में जो उनको टाइम मिला, उस टाइम के अंदर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, और उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉफिट्स मिले। और आने वाले वक्त में फिर उन्होंने ये जो पार्ट टाइम का भी पार्ट टाइम हो रहा था, इसको फिर पार्ट टाइम किया, देन फुल टाइम किया, और देन अपनी उस जो भी फुल टाइम का पहले से जॉब थी या प्रोफेशन, तो उसको छोड़ दिया, लीव कर दिया। सेम मेरे साथ में हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में जब करना शुरू किया था तो मैं वीकेंड टू वीकेंड ज़्यादा करता था, डेली बेसिस पे बहुत कम करता था। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे कर करके अपने कुछ जो टीचिंग के मेरे बैचेस होते थे, उन बैचेस में से कुछ बैचेस को मैंने कम किया, कुछ मैंने अपनी क्लास को कम किया, और फिर यहाँ टाइम बढ़ाया। यानी कि पहले वीकेंड टू वीकेंड, देन फिर पार्ट टाइम का भी पार्ट टाइम, फिर पार्ट टाइम, एंड देन फुल टाइम। तो कंसिस्टेंसी लेकिन इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए आपकी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप वीकेंड करें तो एवरी वीकेंड, आप सैटरडे संडे करें तो एवरी सैटरडे संडे, आप रोज़ाना 1 घंटा करें तो रोज़ 1 घंटा होना चाहिए। मैं नहीं कहता 10 घंटे 20 घंटे रोज़ करें, 15 घंटे करें या 12 घंटे करें, ओवर टाइम करें, फुल टाइम करें। आप 2 घंटे करें, लेकिन वो 2 घंटे ईमानदारी से होने चाहिए। फिर कोई भी फेस्टिवल आए, कोई भी शादी आए, कोई भी फंक्शन आए, वो 2 घंटे में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज फेस्टिवल की छुट्टी ले ली, आज तो फला की शादी, आज तो फला की पार्टी, आज तो फला अपने दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ पर। उसको कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को प्री जज करते हैं कि अब ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, बट उसके बाद में वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी निकलता है, बेहतरीन परफॉर्म करता है। तो इसलिए पेशेंस रखना सबके साथ में, और बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। इरिटेट होने वालों के लिए कभी नेटवर्किंग में कामयाबी नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने वालों के लिए कभी भी नहीं है आपके। फाइन, आप इन सब चीज़ों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बाहर रखें, ठीक है। दूसरी चीज़, कई बार क्या होगा, आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या अक्वेंटेड या नेबरिंग पीपल
या सोसाइटी के और लोग या जो भी आपके गेस्ट हों या प्रोस्पेक्ट्स हों जिनको आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपने उनको एजुकेट करने की कोशिश की, आपने उनको अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर किया, बट वो लोग आपको उल्टी सीधी बातें बोलें, आपका मजाक उड़ाएं, आपकी टांग खींचें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप किसी भी आज मिलेनियर, मल्टी मिलेनियर, बिलेनियर या मल्टी बिलेनियर, ट्रिलेनियर या मल्टी ट्रिलेनियर को उठा करके देखें, या किसी भी आप सक्सेसफुल या हाईली सक्सेसफुल को उठा के देखें, तो ऐसा नहीं है कि उसने जो भी बात बोली लोगों ने एकदम एक्सेप्ट कर लिया। फेजेस होते हैं लोगों के एक्सेप्टेंस के भी। पहले लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके बाद में पहले आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, तब कहीं जाकर के लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। और वही प्रूव करने की जो आपकी टाइमिंग होती है, उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको इन सब चैलेंजेस को बहुत ही कूल और काम माइंड के साथ में, पेशेंस के साथ में आपको टॉलरेट करना होता है। फाइन, चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंस नहीं रखते तो मेरे दोस्त ये फिर फील्ड आपके लिए नहीं है। आप जाकर के रेसलिंग लड़ो, जाकर के कुश्ती आपके लिए है, पेशेंस नहीं है तो वहां पर जाकर के लोगों से भिड़ो एकदम। नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए नहीं है। नो उधार, ये याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल उधार नहीं। हमेशा याद रखिए, उधार आपके बिजनेस को बर्बाद करेगा, आपकी टीम को खराब करेगा, आपके रिश्तों को बिगाड़ेगा, आपके अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ, किसी भी क्रेडिट का कोई भी आपका किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई उधार मांगे, मना कर दो, साफ मना कर दो। टेम्पररी हो सकता है आपको भी अजीब लगे कि यार बताओ मैं इसकी हेल्प कर सकता था, हो सकता है उसे भी बुरा लगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप और वो दोनों सुकून से रहेंगे अपनी अपनी लाइफ में। उस पर उधार का बोझ चढ़ेगा नहीं और आपके ऊपर टेंशन रहेगी नहीं कि इससे लेना है। और अगर मैं कहता हूं लाइफ में कभी हालात ऐसे पड़ जाएं कि साहब हो सकता है आपको उधार की जरूरत पड़े, तो आपके पास में अगर कोई ऐसी चीज है जिसको आप दे करके पैसा खड़ा कर सकें, वो कर लेना। प्रोडक्ट बेच कर करके किसी तरीके से पैसा हासिल कर लेना। आपके पास में मान लेते हैं कोई महंगा मोबाइल है, उसे बेच के सस्ता मोबाइल ले लेना। कोई बड़ी बाइक है, महंगी बाइक है, उसे दे करके सस्ती बाइक ले लेना। वहां से पैसा इकट्ठा कर लेना, लेकिन उधार मत लेना कभी। सबसे खतरनाक चीज होता है बैक बाइटिंग, कभी किसी के पीछे से नहीं करनी है, चाहे वो कितना भी करप्ट हो, कितना भी गलत हो। गलत को भी गलत नहीं बोलना आपको, इस चीज की आदत बना लेनी है। उसके लिए नहीं कि साहब वो अच्छा है इसलिए कर रहे हैं आप, नहीं, क्योंकि आप अच्छे और आपको खुद को अच्छा प्रूफ करना है, आपको अच्छी इमेज बनानी है अपनी लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग के अंदर, लोगों की लाइफ के अंदर। तो इसके लिए आपको बैक बाइटिंग नहीं करनी है, फाइन। और नॉनसेंस गॉसिपिंग नहीं करनी है। लोगों की बड़ा मतलब मिर्च मसाले लगा करके लोग बड़ा इस चीज़ के अंदर मजे लेते हैं। आजकल तो मीडिया हाउसेज इस चीज़ पर चल रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ पर चल रहे हैं। टीआरपी साहब तभी मिलती है। अखबार के अंदर आप देखिएगा, किसी को पीएचडी अगर मिलती है, पीएचडी किसी ने करी है, तो उसका एक छोटा सा फोटो साइड में कहीं पड़ा हुआ होगा। और अगर आप देखेंगे कोई क्राइम की खबर है, सोने की चेन लूट ली, बैंक में डकैती हो गई, किसी का मर्डर हो गया, कोई बड़ा अपराध हो गया, क्राइम हो गया, तो वो बड़ा हाईलाइट कर करके तस्वीरों के साथ में लिखा होता है, ब्रेकिंग न्यूज़, है ना। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, मिर्च मसाला ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उन्हें पता है उसी से उनकी बिक्री होगी। कौन पढ़ रहा है कि साहब पीएचडी किसने करी और थीसिस किसने करी और गाइड थीसिस का टॉपिक क्या था और गाइड कौन था, ये कौन इन चीज़ों में पढ़ रहा है? शायद 5% से भी कम लोग। 95% लोगों को तो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं होता ना, इसीलिए 95% लोग आम जिंदगी जीते हैं और आम जिंदगी में मर जाते हैं। 5% से भी कम ही लोग होते हैं। और ये सोसाइटी का वो कड़वा सच बता रहा हूँ मैं आपको कि 5% से भी लोग कम होते हैं कि जो लाखों रुपए महीने की इनकम में पहुंचते हैं, वरना 95% लोग हजारों में ही दम तोड़ करके इस दुनिया से निकल जाते हैं। तो इसलिए आपको बैक बाइटिंग नहीं करनी है, फालतू की गॉसिपिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने करियर पे फोकस करना है। और अगर आपके सामने कोई बैक बाइटिंग किसी और की करे, तो आपको बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही हम्बल वे में, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे दोस्त इस चीज़ को आप मुझसे शेयर मत करो। आपको उनसे प्रॉब्लम, उनसे जाकर के कहो। उनकी बात अगर आपको चर्चा करनी है, आप बाकी सबको बताओ, मुझे मत बताओ। मेरे लिए ना मेरा दिमाग, मेरे कान, मेरी एनर्जी, मेरा फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर 1% भी मैं नेगेटिविटी डाइल्यूट नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर 1% भी हो गया तो मेरी एनर्जी सिर्फ 99% रह जाएगी। अगर 1 या 2% भी हो गया तो 98% रह जाएगी।
और मुझे 1% से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मुझे 99% फोकस नहीं चाहिए, बल्कि मुझे 100% पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरे करियर और गोल के ऊपर चाहिए। तो कोई भी कचरा प्लीज़ मेरे दिल दिमाग में, मेरे कानों में मत डालो। और जहां पर भी आप ऐसा कह सकते हो कहो, और अगर कहीं पर नहीं कह सकते तो वहां से हट करके चले जाओ, उठ जाओ, वहां से मूव कर जाओ। भाई अगर कचरा साफ कर सकते तो साफ करो, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कूड़े का ढेर है बहुत बड़ा, तो कूड़े घर को पूरा साफ थोड़ी करोगे। आप वहां से आगे बढ़ जाओ, आप वहां से चले जाओ, कहीं और मूव कर जाओ। उस वक्त कहीं पर आप बैठे हो किसी जगह पर, 4 लोग बैठ करके किसी की बुराई कर रहे हैं, आप किसी भी बहाने से वहां उठ करके फोन पर लगाओ, फोन कान पर लगाओ और उठ के वहां से चल दो किसी भी रीजन से, बट वहां पर मत रहो, अदरवाइज आपके दिमाग में कचरा चला जाएगा। तो डोंट बी क्रिटिक नहीं बनना है कभी आपको, ऑलवेज बी अ मोटिवेटर, एक मोटिवेटर बनना है। आपकी इमेज ऐसी बन जाए कि आपको मिस्टर मोटिवेटर या मिसेस मोटिवेटर के नाम से लोग जाने, आपके बिजनेस के अंदर, आपकी टीम में, अपलाइन में, डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन के अंदर जब भी आपका नाम आए तो लोगों की आंखों की चमक बढ़ जानी चाहिए, लोगों के दिल दिमाग के अंदर यह आना चाहिए, एकदम ऐसी एनर्जी, वैसी वाइब्स, ऐसी वाइब्रेशंस आपको लेकर के फील होनी चाहिए कि यार अगर ये बंदा बात कर रहा है तो बात ज़बरदस्त होगी। मतलब लोग आपके ऊपर इस तरीके से ट्रस्ट करें कि इस इंसान को मतलब मिल लेने से, मुलाकात कर लेने से सारी की सारी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएंगी और एक नई पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिपेंड ये करता है आपके ऊपर, आप नेगेटिव मेंटेन करते हैं या पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, भौगोलिक विस्तार आपका, ये याद रखिएगा, यू नीड मल्टीपल सिटीज टू बी ए मल्टी करोड़पति। अगर मल्टी करोड़पति बनना है तो मल्टीपल सिटीज चाहिए आपको। बट ऐसा नहीं है कि अगर 100 शहरों में आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो 100 शहर में ही आपको पहुंचना पड़ेगा डायरेक्ट, नहीं। आप 5 से 10% की जिम्मेदारी लीजिए, 90% से 95% टीम अपने आप ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट कर देगी। आप सिर्फ 5 से 10 शहरों की जिम्मेदारी लीजिए, बाकी 90 से 95 शहरों में वो अपने आप ही एक्सपेंड करते चले जाएगा। आज मेरा नेटवर्क करीब 35 से ज़्यादा शहरों के अंदर है। उन 35 से ज़्यादा शहरों में कहीं पर छोटा नेटवर्क है, कहीं बड़ा नेटवर्क है, कहीं पर नॉर्मल चल रहा है और कहीं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर एक्सपोनेंशियल चल रहा है, फाइन। लेकिन इन 35 शहरों पर मैंने खुद जाकर के काम नहीं करा। इवन मैं उन सारे शहरों में तो कई बार तो कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर मैं गया भी नहीं आज तक, उनमें तो कुछ ही शहर हैं। शायद उन 35 में से ज़्यादा मैं 10 शहरों में गया हूँगा, और उन 10 में से भी जो मैंने खुद से स्टार्ट किए, जहाँ पे मैंने जा के काम किया, बाकी के जो मैं 10 शहर बोल रहा हूँ वो नहीं जहाँ मैं ग्राउंड वर्किंग करी, वो शहर नहीं जहाँ पे मैं सिर्फ बड़े किसी फंक्शन में, इवेंट में एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर, एज ए चीफ गेस्ट, एज ए सीनियर अपलाइन के तौर पर गया। मैंने जो जाकर के आप कह सकते हैं कि वर्किंग करी, ग्राउंड वर्किंग करी, लोगों से जाकर के मिला, कहीं किसी के घर पर या किसी के ऑफिस में बैठ करके, तो वो टोटल मिला करके शायद 5 ही शहर हैं। मेरे पर्सनल डायरेक्ट स्पॉन्सर्स 5 ही शहर हैं। उन 5 शहरों से किसी ने 1 शहर को, किसी ने 2 को, किसी ने 3 को, किसी ने 4 को, किसी ने 5 को, किसी ने मुझसे कम, किसी ने मुझसे ज़्यादा एक्सपेंड किया और अपने आप ये नेटवर्क इतनी जगह पहुंच गया। बट स्टार्टिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना। आप एक ही शहर में रहेंगे तो आपके सारे लोग उसी शहर में रहेंगे। आप ज्योग्राफिकली 5 जगह पहुंचाएंगे तो वो 5 लोग भी अपने अपने 5 जगह पहुंचाएंगे। कुछ कॉमन होंगे, कुछ अनकॉमन होंगे, लेकिन अल्टीमेटली दर्जनों शहरों में आप पहुंच जाएंगे। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका एक रीज़न ये भी है, देखिए हम हमेशा से कहते आए हैं पहले से लोगों से, मैं हमेशा से कहता था लोगों से कि अगर बाई चांस एक शहर में बाढ़ आ गई, वॉरेन बफेट साहब का एक स्टेटमेंट है कि नेवर पुट योर ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में रखोगे, अगर बास्केट छूट गई, टूट गई, सारे अंडे फूट जाएंगे। उन्हें थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाई करके रखो। जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते थे जब हम छोटे थे कि सारे पैसे अपनी जेबों में, एक ही जेब में मत रखो। मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये हैं तो 25-25 रुपये करके 4 अलग अलग जेबों में रखो, या 50-50 रुपये करके 2 अलग अलग जेबों में रखो। सेम वैसे ही आपको अपने बिजनेस को सारा का सारा एक ही शहर में नहीं रखना है, बहुत सारे शहरों में एक्सपेंड करना है। मान लेते किसी एक शहर के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, पहले से मैं बोलता था, आज तो लॉकडाउन या ये जो भी आपदा विपदा भी लोगों इसे देख रहे हैं, झेल रहे हैं, इससे पहले से जब ये थी भी नहीं, इसका कोई किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि अगर बाई चांस कहीं पर बाढ़ आ गई तो एक शहर में सारा बिजनेस होगा। मान लेते हैं 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए बिजनेस ठप हो गया, तो उस हफ्ते उस महीने की आपकी इनकम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए आप अपना बहुत सारे शहरों में नेटवर्क फैलाइए। होगा क्या, अगर मान लेते हैं चंद शहरों में बिजनेस आपका नहीं भी हो रहा है या डाउन भी है, तो बाकी शहरों से आपके पास में इनकम आती रहेगी। 100% के मुकाबले इनकम 90%, 80%, 70% हो सकती है, लेकिन कम से कम 0% तो नहीं होगी ना।
उसके अलावा कहीं पर मान लेते हैं कोई किसी तरह की और प्रॉब्लम हो गई, कर्फ्यू लग गया, तब भी हम कहते थे। और आज देखिए प्रैक्टिकली साबित हो गया। आज कुछ है रेड जोन में है, कुछ ऑरेंज जोन में है, कुछ ग्रीन जोन के अंदर है, कुछ अलग अलग लेवल पर हैं, कुछ जगह पर एक्टिविटीज बिल्कुल अलाउड नहीं है, कुछ जगह थोड़ी अलाउड है, कुछ जगह ज़्यादा अलाउड है। डिपेंड कर रहा है या वहाँ की सिचुएशन के ऊपर। ज़रा सोचिए कि अगर आपका नेटवर्क बहुत सारे ऐसे शहरों में होता जो ऑलरेडी ग्रीन जोन के अंदर है, कि क्या आपकी इनकम जो इतनी ज़्यादा इफेक्ट हुई है या हो सकती है आगे के दिनों के अंदर, तो क्या इतना प्रॉब्लम किसी को कभी लाइफ में फेस करनी पड़ेगी? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा आगे इस चीज़ का कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफाई कीजिए। पॉइंट नंबर 8, फॉलो ऑल योर एक्टिव प्लस रिस्पॉन्सिबल प्लस एथिकल प्लस गुड अप्लायंस। आपके जितने भी अच्छे, यानी कि मैं स्टार्टिंग से बात करूं, आपके जितने भी एक्टिव और जिम्मेदार यानी कि रिस्पॉन्सिबल, एथिकल यानी कि एथिक्स को फॉलो करने वाले और अच्छे अप्लायंस हैं, उन सबको फॉलो कीजिए। हाँ, ऑब्वियसली ग्राउंड पर वर्किंग आप अपने इमीडिएट अपलाइन के साथ ही करेंगे, जिसने आपको स्पॉन्सर किया उनके साथ ही करेंगे। लेकिन अगेन एक मैं आपको बात बता दूं, किसी भी, मैंने एक बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी, जिम रॉन की एक स्टेटमेंट थी, मिस्टर जिम रॉन। जिम रॉन के बारे में आप अगर नहीं जानते तो आपको ज़रूर जानना चाहिए, मैं उनके बारे में नहीं बताऊंगा, मैं इतना ही बता दूं कि दुनिया में जितने भी आज बड़े बड़े बिलियनियर नेटवर्कर्स हैं, उन सब के टीचर, कॉमन टीचर का नाम जिम रॉन है। फाइन। तो और सिर्फ नेटवर्कर ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर लाइफ कोचेस हैं, ट्रेनर्स हैं, उन सब के कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रेनर्स में से एक जिम रॉन एक इंपॉर्टेंट नाम है। जिम रॉन साहब का कहना है कि इंग्लिश में उन्होंने बोला कि नेवर फॉलो जस्ट अ सिंगल कोच, ऑलवेज फॉलो द क्वालिटीज ऑफ ऑल द गुड कोचेस। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही गुरु के ऊपर आप 100% फॉलो करके डिपेंड ना रहें। बाई चांस इंसान है, इंसानी प्रवृत्ति है, बाई चांस बुद्धि भ्रष्ट हुई, बाई चांस सद्बुद्धि खराब हुई, मैं नहीं कहता पूरी तरह से, कुछ गलतियां जाने अनजाने में उस इंसान ने करने लगे, आप 100% ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उस इंसान को? नहीं, इंसान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज को पॉजिटिव फिल्टर लगा के फॉलो करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव क्वालिटीज हैं तो आप उनकी चर्चा करने लगे या उस इंसान को आप डिसरिस्पेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके कोई अपलाइन है, मान लेते हैं उन्हें स्मोकिंग की आदत है, जो कि गलत है, बहुत गलत आदत है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, बहुत ख़राब चीज़ है, नुकसान की चीज़ है, कभी लाइफ में नहीं छूना चाहिए। ऊपर वाले का करम है, आज तक मैंने इस चीज़ को टच नहीं किया और इसी कमिटमेंट पे मैं आगे चलना चाहता हूँ कि मैं कभी लाइफ में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग टच भी ना करूँ। फाइन। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के साथ में है, हाँ, अगर वो बाई चांस पब्लिकली इस चीज़ को करता है, बहुत गलत है, उस चीज़ की कंप्लेन आप खुद, आपके क्योंकि अपलाइन है, आप उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन ना करके आप अपने अपलाइन तक उस बात को पहुंचाएं, सीनियर्स तक उस बात को पहुंचाएं, वो उनको बताएंगे इसके बारे में, वो उनको समझाएंगे कि इससे क्या नुकसान होते हैं उनके खुद के भी और बाकी सब लोगों के भी। फाइन। लेकिन आपको उस चीज़ को फॉलो थोड़ा ना करना है कि यार अगर बाई चांस मेरा अपलाइन गलत काम कर रहा है मैं इसे भी फॉलो करूंगा, या अगर ये एक गलत काम कर रहे हैं तो मैं इनकी कोई बात फॉलो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी बातें फॉलो करनी चाहे वो गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई गलत किसी के अंदर आदत हो तो उसकी कोई भी अच्छी बात भी फॉलो नहीं करनी। नहीं, पॉजिटिव फिल्टर लगा करके आपके जितने भी एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल, एथिकल और अच्छे अप्लायंस हैं उन सब की गुड क्वालिटीज को आपको फॉलो करना है। और बी अ गुड कोच एंड वर्क फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ टीममेट्स। एक अच्छा कोच बनना है आपको अपनी टीम के लिए, अगर अच्छा टीचर, एक अच्छा मार्गदर्शक, नेविगेटर, और अपनी टीम की अचीवमेंट्स के लिए काम करना है। हमेशा याद रखिए कि अपने पैसे के पीछे भागेंगे तो ना तो आपके पास हमेशा पैसा आएगा और ना आप अच्छी इज्जत कमा पाएंगे। आप लोगों को पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके पास हमेशा अपने आप आता रहेगा और आपके पास एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि अच्छी पॉपुलैरिटी भी आपकी मेंटेन होगी, अच्छे से इज्जत भी लोग आपको देंगे। और ये लिखा भी है मैंने, देन योर सक्सेस विल बी बाय डिफॉल्ट। अगर आप ऐसा करेंगे आपकी सक्सेस अपने आप होगी। देखो, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, सक्सेस का सीक्रेट नहीं होता, सक्सेस का एक सिस्टम होता है, सक्सेस की कुछ आदतें होती हैं। कामयाबी का कोई रहस्य नहीं होता, बल्कि उसकी कुछ आदतें होती हैं, कुछ सिस्टम होता है, उस सिस्टम को आप फॉलो कीजिए बाय डिफॉल्ट। जैसे कि
आपको हेल्थ बनानी है, आपको वज़न बढ़ाना है, मान लेते हैं आपको बॉडी बनानी है, तो इसका कोई सीक्रेट नहीं है, इसका एक सिस्टम है कि भैया इतनी देर सोना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, इतना खाना है, इतनी इतनी बार खाना है, इतना आपकी कैलोरी सरप्लस होनी चाहिए बॉडी के अंदर, इतना ये इतना वो, ये सब चीज़ें चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, एंड देन आपका वेट बढ़ेगा, या आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का बॉडी मास इंक्रीज करेगा। तो एक सिस्टम है, आपने सिस्टम को फॉलो किया और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हेल्थ बेटर होगी। ठीक है, आपने एक सिस्टम को फॉलो किया कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करूंगा, खराब चीज़ों को टच नहीं करूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके साथ जो बीमारियां हैं वो कम होती चली जाएंगी, सेहत आपकी बेटर होती चली जाएगी। सेम वैसे ही आप इस सिस्टम को फॉलो कीजिए, फॉलो ऑल योर एक्टिव रिस्पॉन्सिबल एथिकल एंड गुड अप्लायंस एंड बी अ गुड कोच एंड वर्क फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ टीम मेट्स। इस सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप इन आदतों को फॉलो कीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट आप एक कामयाब इंसान बनेंगे, आपकी सक्सेस जो होगी बाय डिफ़ॉल्ट होगी एंड लीजेंडरी होगी, लीजेंड बनेंगे आप, आपकी इमेज जो होगी लोगों के दिल दिमाग में लाइफ में वो लीजेंड्स वाली क्रिएट होने लगेगी। प्लस यू विल बिकम एन एग्जाम्पलरी लीडर, एक एग्जाम्पलरी लीडर बनेंगे, आपके चर्चे आपके उदाहरण हर जगह दिए जा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा टच करता है ये चीज़, मेक गॉड द ऑलमाइटी योर इनकम पार्टनर। डॉक्टर उज्जवल पाटनी साहब की किताब में भी आप जाएंगे, अगर जुड़ो जोड़ो जीतो में भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात लिखी है, पूरा एक चैप्टर लिखा है, और बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड बिलियनियर्स उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि मेक गॉड द ऑलमाइटी योर इनकम पार्टनर। अपनी इनकम में से उस ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहेगुरु, भगवान, ऊपर वाले को, जिस भी नाम से आप जाने माने पहचाने या याद करते हैं, उसको आप हिस्सेदार बनाइए। जिस बिजनेस का हिस्सेदार और जिस इनकम का पार्टनर ऊपर वाला होगा, तो आप सोच सकते हैं उसके अंदर आपके कितना बेहतर कर करके उन्नति आप करेंगे, बरकत आप करेंगे। लॉस या तो होगा नहीं, या अगर होगा कभी तो कम से कम होगा। सिचुएशंस या तो आपके साथ खराब होंगी नहीं, और होंगी तो बहुत खराब से कम खराब होंगी। हो सकता है कि आपको लगे कि यार मुझे तो कोल्ड हो गया, एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको, हो सकता है आपको लगे कि यार मुझे कोल्ड हो गया। क्यों कोल्ड हो गया? मैं तो बड़ा ख्याल रखता हूँ अपने न्यूट्रिशन का, अपने सेहत का, अपने खान पान का। मेरे दोस्त, हो सकता है कि जिस चीज़ ने आपके ऊपर अटैक किया वो आपको निमोनिया कर देती, लेकिन आपकी इम्यूनिटी ने फाइट कर करके 90% आपको स्ट्रांग बचा लिया, सिर्फ 10% हल्का सा कोल्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो उस 10% को आप मत देखिए, 90% जो आप बच गए। सेम वैसे ही बहुत बड़े बड़े नुकसानों से आप बच सकते हैं। दूसरी चीज़, एक बात और याद रखिए, जब हम कमाते हैं तो हमारी कमाई के ऊपर 100% हमारा हक नहीं होता है। नहीं, उन लोगों का भी हक होता है जिन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको सपोर्ट किया, हमें ग्रो करने में हेल्प करी। कुछ नहीं किया तो हमारे लिए दुआएं करी, या मैं कहता हूँ अगर कुछ भी नहीं किया तो सिर्फ अपने उस इनकम और अपने बिजनेस की उन्नति या बरकत के लिए कह लीजिए, या चाहे आप कह लीजिए कि आपके खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन, जैसे कहते हैं ना आत्मीय सुकून, है ना, द पीस ऑफ योर सोल, तो उसके लिए आप अपना कुछ परसेंट, मैं ये नहीं बोल रहा 10%, 20%, 1%, 2%, 5%, 2.5%, आधा %, जो हर हफ्ते के चेक में से, हर महीने के चेक में से, चाहे आप किसी ऐसे शख्स को दें जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, आप उसको खिलाएं। जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, किसी बच्चों को आप किताबें दें। जिसको पहनने का कपड़ा नहीं है, आप उसको कपड़े के लिए सपोर्ट करें, या किसी भी तरह से ऊपर वाले को लाइक पार्टनर बनाने का मतलब, इट डजंट मीन कि जब आपको लाइक ऊपर वाले को देखो पार्टनर बनाने का मतलब, या लाइक ऊपर वाले के राह पे लगाने का मतलब ये थोड़ी ना कि आपको साहब उसको जाकर के कुछ पकवान खिलाने हैं, उसको जाकर के पैसा देना है। आप उसके ज़रूरतमंद और गरीब बंदों को सपोर्ट कीजिए, ये सबसे बड़ा, उसी को डायरेक्ट आप एक तरह से चैरिटी कर रहे हैं। और ये 2 साइड बिजनेस होता है साहब। आप जब ऊपर वाले से इस तरह से डील करते हैं तो वो रिटर्न में आपको क्या क्या देता है आपको अंदाज़ा नहीं है। और ये कुछ ऐसी चीज़ें जो खाली मैं सिर्फ बता सकता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या आपको फील नहीं कर सकता, वो एक्सपीरियंस खुद ही लाइफ के साथ में होती है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस करा है, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से मैं बचा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज, मिसहैपनिंग्स ऑन द रोड, ड्यूरिंग राइडिंग द बाइक्स, ड्यूरिंग राइडिंग द कार्स, मेरे साथ में मैं बचा हूँ बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी मिसहैपनिंग से, बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स के थ्रू मैं उनसे बचा हूँ। कई बार ऐसा मैंने इस चीज़ को फील करा, तब मुझे समझ में आया कि साहब जब आपके साथ में कुछ अच्छा होता है
तो उसका श्रेय सारा का सारा आपका नहीं है। कहीं ना कहीं आपके कुछ करे हुए अच्छे काम होते हैं जो आपको बीच में आकर के प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। और लास्ट में मैंने एक बात लिखी है, डोंट बी अ बैड रिच मैन। एक अमीर बुरे इंसान मत बनिएगा, बट बी अ सक्सेसफुल गुड ह्यूमन बीइंग। एक कामयाब और अच्छे इंसान बनिए लाइफ में। फाइन। पॉइंट नंबर 10, लॉयल्टी, टिके रहना साहब। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, बस ये इतना याद रखिए। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। बचपन में शायद आपने रेसलमेनिया या स्मैकडाउन या रॉ, इस तरह की आपने बहुत सारी रेसलिंग्स देखी होंगी। ऑल दो आई कैन अंडरस्टैंड दोज ऑल वर स्क्रिप्टेड, वो स्क्रिप्टेड हुआ करती थी। लेकिन जब स्मैकडाउन रेसलमेनिया होता था जिसमें एक साथ 27 लोग एक रिंग के अंदर उतरते थे, तो कौन जीतता था? जो आखिर तक टिका रहता था, जो आखिर तक टिका रहता था, जिसके पैर नहीं उखड़ते थे, जो बाहर नहीं जाता था, जो उस मैदान में टिका रहता था। यानी कि आप अगर किसी युद्ध में हैं, आप अगर टिके रहेंगे तो भी तो आप, तभी तो आप विजयी कहलाएंगे आखिर में, जब आप जीतेंगे, आपकी टीम जीतेगी। आप पहले ही भाग गए तो भागे हुए लोग कभी विजयी टीम का हिस्सा नहीं कहला सकते, उसके क्रेडिट होल्डर नहीं कहला सकते, उनको कभी क्रेडिट नहीं मिल सकता। तो इसलिए मेन टिके रहना आपको। कभी रिजल्ट्स कम मिलेंगे, कभी ज़्यादा मिलेंगे, कभी जल्दी कमाएंगे, कभी देर से कमाएंगे, कभी आप ट्यूबलाइट की तरह कुछ टाइम कुछ टाइम के बाद में कमाएंगे। बट जब आप टिके रहेंगे तो अल्टीमेटली कमा जाएंगे, और नहीं टिके रहेंगे नहीं कमा पाएंगे आप। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा करते हैं तो आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की तैयारी करते हैं, उसके बाद में आप कुछ भी काम करते हैं। तो आपको पता है साहब मुझे इतने साल की पढ़ाई करने बाद, सीखने के बाद में करना है, जबकि उस दौरान आप कुछ नहीं कमा रहे होते बल्कि अपनी जेब से लगा रहे होते हैं। इस बिज़नेस के ऊपर तो आपको इतना जेब से लगाना भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं लगाना है जैसे आपको अपने उस स्टडी के दौरान, एजुकेशन के दौरान लगाना होता है। 6 घंटे 8 घंटे की डेली पढ़ाई करनी होती है। यहाँ पर आप घंटे 2 घंटे 3 घंटे पार्ट टाइम से भी कर सकते हैं। और वहाँ पर जो लाखों रुपए आपको अपने बीटेक, बीसीए, एमबीए, बीबीए, इन सब चीज़ों पे लगाना होता है, एमबीबीएस वगैरह पर, सीए के ऊपर, तो उतना यहाँ पर लगाना भी नहीं है। और साथ ही साथ वहाँ पर आप उन 2-4 साल के बाद कमाएंगे, बट यहाँ पर आप साथ साथ भी कमा सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे यहाँ पर, या फिर जब हम कोई और प्रोफेशन चूज़ करते हैं या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं कि 1-2 साल लग जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट को टच करने में। पहले कुछ 3 से 6 महीने हमें जेब से चलाना पड़ेगा उस बिज़नेस को, जेब से। मैं जब दिल्ली गया था अपने इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करने, तो मेरे ट्रेनर ने मुझे सलाह दी थी कि आजम 6 महीने का बैकअप लेके चलना। 6 महीने तक वहाँ पे रहना, खाना पीना, अपने इंस्टीट्यूट का रेंट वगैरह या जो भी खर्चा होगा वो हो सकता है जेब से देना पड़े। भले 6 महीने से पहले ही आपको इनकम आने लगे अच्छे लेवल पर, या ब्रेक इवन पॉइंट आप टच कर जाओ। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना खर्चा सब निकल रहा है आपका। फाइन। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट को आप टच भी कर दो तो अच्छी बात है 3 महीने 4 महीने में, लेकिन आप 6 महीने का लेकर के चलिएगा। सेम वैसे ही हम किसी भी बिजनेस को करते हैं तो हमें पता होता है 3 से 6 महीना साहब ब्रेक इवन पॉइंट टच करने में लग जाएगा। साल से 2 साल लग जाएगा हमें थोड़ा सा प्रॉफिट लाने में, बल्कि प्रॉफिट नहीं, जो लगाए है उसको वापस से आपको लेकर के आने में। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब तो जो खर्चे हो रहे हैं आपके रेगुलरली उनको निकालने में साल से 2 साल लग जाता है। जो पैसा आपने लगाया उस पैसे को निकालने में 3रे या 4थे साल में जाकर के आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आते इंसान सोचता है कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर परफेक्ट हो जाऊंगा, महीने 2 महीने में कमाना शुरू कर जाऊंगा, 3 से 6 महीने के अंदर ज्यादा कमाने लगूंगा, साल 2 साल के अंदर लखपति, और सब 3 से 4 साल के अंदर करोड़पति। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। आपको पेशेंस के साथ में लॉयल्टी से टिके रहना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गुड रिलेशंस। ये याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग गुड रिलेशंस। अच्छे रिलेशंस बनाने का मतलब ही नेटवर्क मार्केटिंग है। अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से, अपने गेस्ट के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ में, नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। रिलेशंस बनाने के बाद में पहले देखो अपनी इमेज को बेचना पड़ता है, उसके बाद में आपका प्रोडक्ट और आपका करियर अपॉर्चुनिटी आसानी से बिक जाता है। अगर किसी इंसान का दिल आपने जीत लिया तो उसकी पॉकेट आसानी से आपके लिए खुलती है। ये याद रखिएगा, सेल्स एंड मार्केटिंग का बिल्कुल बेसिक रूल है ये। किसी का दिल जीत लेंगे तो पॉकेट आसानी से जीत सकते हैं, और अगर दिल नहीं जीत पाएंगे तो पॉकेट नहीं जीत पाएंगे आप उसकी जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। रिलेशंस बनाइए, तो जो आपके गेस्ट हैं, प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाइए।
एक एथिकल रिलेशंस बनाइए, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए, अच्छी इमेज अपनी क्रिएट कीजिए उनके लाइफ के अंदर, खुद से खुद फायदा होगा। ये नहीं कि साहब आप स्पैमिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के मैंने सोशल मीडिया वाले अपने सेशन के ऊपर बहुत बात करी थी कि साहब लोगों की आदत होती है अपना हर पोस्ट सामी का पोस्ट बना देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जिस भी किसी को भेजेंगे तो हमेशा रोजाना मतलब चिपका रहे हैं, रोज बेवजह, मतलब अंधाधुन होकर के आंखों पर पट्टी बांध रखी है, धपा धप रोजाना एक पोस्ट चिपका रहे हैं सामी का। अरे ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, 5:1 का रेशियो होता है। ये 5:1 का रेशियो, 5:1:1 क्या चीज़ होती है, इसको मैंने अपने सोशल मीडिया में शेयर किया। आपने सोशल मीडिया का जो सेशन है मेरा, सोशल मीडिया स्किल्स फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें एक्सप्लेन करा है कि कैसे इस चीज़ को फॉलो करना है। रिलेशंस बनाइए। कई लोग अपने डाउनलाइन के साथ रिलेशंस नहीं बनाते, अच्छे रिलेशंस नहीं होते उनके। कई लोगों को तो अपलाइन के साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं होते। एक बात बताओ, अच्छे रिलेशन अपलाइन से नहीं बनाओगे, डाउनलाइन से नहीं बनाओगे और गेस्ट प्रोस्पेक्ट से नहीं बनाओगे, खड़ूस होकर के इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ोगे, क्या करोगे कल को? एक सूखे हुए पेड़ की डाल पे बैठे हुए उल्लू की तरह दिखाई दोगे अकेले कल को। इस तरह से रिलेशंस बनाओ कि लोग आपको जबरदस्ती झेले नहीं कि सब आप सामने हो तो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके पीछे से भी उनके मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वो सोचें कि साहब हाँ ठीक है, आप उनके भले के लिए कहते हो। कभी कभी अपलाइन इस चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट हो सकता है, कभी कभी डाउनलाइन आपकी बातों को कम फॉलो कर सकती है, बट इट डजंट मीन कि आप कोई दुर्भावना ही लेकर के पालने दिमाग के अंदर। ये सारे इमोशंस, गुस्सा, नाराजगी, ये सब टेम्पररी होना चाहिए। परमानेंट यही होनी चाहिए कि इस इंसान से मेरे रिलेशन अच्छे हैं, बस बात खत्म। ये मुझसे लड़ा, मैं इससे लड़ा, लेकिन अल्टीमेटली ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, बात खत्म। मैंने इससे ये कहा, इसने मुझसे ये कहा, बात खत्म। बट अल्टीमेटली ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, हम पूरी लाइफ के लिए साथ में हैं। इस फैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। और जब पूरी लाइफ के लिए हैं तो पूरी ज़िंदगी आप नाराज़गी और गुस्से से तो नहीं चल सकते ना। तो इसलिए अच्छे रिलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग इज़ द बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेनिंग इज़ द बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इस कोटेशन को जब मैंने लिखा था तो बैकबोन ही क्यों लिखा था? बैकबोन के अलावा कई और भी वर्ड मेरे माइंड में आ रहे थे, लेकिन बैकबोन लिखना इसलिए ज़रूरी था। नेटवर्क मार्केटिंग की रीढ़ की हड्डी ट्रेनिंग होती है। क्या बिना बैकबोन के कोई भी जानवर खड़ा हो सकता है? चाहे वो खड़े होके चलने वाला हो या रेंग के चलने वाला हो, नहीं चल सकता, किसी हाल में नहीं चल सकता। और बिना बैकबोन के इंसान अगर है ही नहीं तो बिना बैकबोन के इंसान शायद लाइफ भी नहीं जी सकता। तो इसलिए बैकबोन होती है ट्रेनिंग। लेकिन एक बात मुझे बताइए, कितनी बैकबोन होती है इंसान की बॉडी के अंदर? इसको बैकबोन वर्ड देने के पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। एक बैकबोन होती है ना, अब अगर बाई चांस बहुत सारी बैकबोन्स हो जाए तो क्या हाल होगा? तो भी तो लाइफ आपकी हैक्टिक हो जाएगी। इसलिए एक ही ट्रेनिंग पैटर्न आपके पास में होना चाहिए जो कि इजीली डुप्लीकेबल हो। आपने चंडीगढ़ में किसी को ज्वाइन कराया है, आपने कुछ बोला, कल को वो जाकर के चेन्नई में किसी को ज्वाइन कराया, परसों को उसकी टीम जयपुर होती है, तो जयपुर वाले जब भोपाल वाले को कॉल करे कि पहली वाली ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, मुझे बताना, तो वो वही ट्रेनिंग बताए जो सबसे पहले चंडीगढ़ वाले ने चेन्नई वाले को दी थी। जिससे कि कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पेटेंट होनी चाहिए, पेटेंटेड होना चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, सब जगह एक ही सिस्टम, जिससे कि लोगों में कभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अदरवाइज उन्हें कंफ्यूजन ये हो जाएगा, यार फला टीचर ने बताया था 2 दूनी 5 होता है, वो वाला टीचर कहता है 2 दूनी 3 होता है, मेरी कैलकुलेशन कहती 2 दूनी 4 होता है, तो अब किसका मानूं और एग्जाम में क्या लिख कर के आऊं? वो कंफ्यूज हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन जब उसने कहा कि यार वो भी 2 दूनी 4 कह रहा है, वो भी 2 दूनी 4 कह रहा है, मेरी कैलकुलेशन भी 2 दूनी 4 कह रही है, तो 2 दूनी 4 वो एकदम लिखेगा, ज़्यादा सोचेगा, विचारेगा, टेंशन नहीं लेगा। लेकिन जब मान लेते हैं कि कोई कुछ और सिखा रहा है, कोई कुछ और सिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में हमने अपने लोगों से शेयर करनी होती है, सिखानी होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो सिस्टम्स होने चाहिए, ट्रेनिंग एजुकेशन पैटर्न वो सेम होने चाहिए, तो वो बैकबोन। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि ट्रेनिंग इज द बैकबोन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक हो, मजबूत हो, काफ़ी है, सफिशिएंट है आपकी। 2-3 होगी तो भी गलत है, और एक है लेकिन मजबूत नहीं है तो भी गलत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स आर द ऑक्सीजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। वैसे इस कोटेशन को मैंने कुछ दिन पहले ये भी इस तरह से शेयर किया था सभी लोगों के लिए
नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा भी बाकी प्रोफेशन के अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी, कि गुड बुक्स आर लाइक द फ्रेश ऑक्सीजन फॉर आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए फ्रेश ऑक्सीजन की तरह होती हैं अच्छी किताबें। हर इंसान को किताबों की ज़रूरत होती है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर बात करें, कंपलसरी, मैंडेटरी, मस्ट हो जाती है चीज़, एब्सोल्युटली लाइक ऑक्सीजन। बुक्स आर द ऑक्सीजन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। एक कामयाब और खुशनुमा लाइफ के लिए, एक बेहतर करियर के लिए, एक उन्नति वाले फ्यूचर के लिए, एक अच्छे से तरक्की वाले फ्यूचर के लिए बुक्स सबसे बढ़िया साथी हैं आपका। क्यों? ऐसा नहीं है कि अपलाइन आपके साथ में नहीं होंगे आपकी इस जर्नी में, लेकिन क्या अपलाइन हर वक्त हर दिन आपके साथ होंगे? आप जब चाहें अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपलाइन को रीच कर सकते हैं। हो सकता है दिन में, रात में, दिन में 10-10 बार, कई घंटे के लिए नहीं ना, लेकिन किताबें आपके पास में हैं। आप इनविटेशन भूले, ओके फाइन, पढ़िए, आप जाके इनविटेशन की किताब एकदम पढ़िए, बार बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जो पॉइंट चाहिए वो जाकर पढ़िए, उसकी मास्टरी कीजिए। फॉलोअप की आपकी प्रैक्टिस कमज़ोर हो गई, आप उसे जाकर के दोबारा तैयार कीजिए, तो ये ऑक्सीजन की तरह काम करेंगे आपको आगे बढ़ाने में। अपलाइन इज द टॉर्च ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अपलाइन इज द टॉर्च ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इस टॉर्च को लिखने के पीछे भी एक सेंस है, एक रीज़न है। कई बार लोग अपने अपलाइन को चांद या सूरज समझ लेते हैं कि बेटा दिन भर तुम सूरज कितना काम करोगे और अब रात भर तुम चांद कितना काम करोगे। इसका मतलब 24 घंटे के ऊपर आपकी लाइफ के ऊपर हमारा हो गया हक, क्योंकि हम हो गए आपके अपलाइन, सॉरी आपके डाउनलाइन। आपकी डाउनलाइन में आकर के, मतलब कुछ लोग, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों का इस तरह से एटीट्यूड होता है कि आपकी डाउनलाइन में आके हमने तो आपके भाग्य खोल दिए, है ना, आप धन्य हो गए साहब। अब आपका कर्तव्य है और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि 24 घंटे में हम कभी भी आपको टॉर्चर करेंगे, कभी भी हम आपको डिस्टर्ब करेंगे बिना किसी एथिक्स के। रात के 1 बजे 2 बजे हम जाकर के आपको कॉल कर देंगे। बताइए साहब, रात के मतलब 12 बजे हम आपको कॉल कर देंगे। और बहुत सारे तरीके से हम आपकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करेंगे। इतने एथिक्स भी नहीं रखेंगे कि मैसेज डाल के पहले परमिशन लें कि आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या लाइक आप कंफर्टेबल हैं इस टाइम बात करने में या नहीं, या मेरी आपसे बात हो सकती है नहीं। आज तक मैंने अपने अपलाइन को कभी डायरेक्ट कॉल नहीं करी। मैं एक बार पहले मैसेज डालता हूँ, सर का रिप्लाई आता है तो मैं कॉल करता हूँ, बहुत अर्जेंट होता है तो उसके बाद में मैं एक मैसेज और डालने के बाद में कि सर सॉरी कुछ अर्जेंट है इसलिए कॉल कर रहा हूँ, तो मैं कॉल करता हूँ। फिर भी मैं ध्यान रखता हूँ कि कौन से ऑफिशियल टाइमिंग्स होते हैं, कौन से एथिकल टाइमिंग, ऑफिशियल छोड़ो बल्कि एथिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एथिकल टाइमिंग्स होते हैं। मैं कभी भी अपने अपलाइन को सुबह 10 बजे से पहले कॉल नहीं करता और रात को 8 बजे के बाद कॉल नहीं करता। इतने बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा इतने तो वैसे भी नॉर्मल आचरण और शिष्टाचार के अंदर चीज़ें आती हैं, एटिकेट्स और मैनर्स के अंदर, फाइन। तो अपलाइन इज द टॉर्च ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। टॉर्च का मतलब क्या हुआ? जब मान लेते हैं दिन में सूरज की रोशनी है तो आपको टॉर्च की ज़रूरत है नहीं ना, आप टॉर्च को बंद रखते हैं। कहीं पर मान लेते हैं अंधेरा हुआ, कहीं पर आपको रोशनी की ज़रूरत है, वहाँ आपने टॉर्च को ऑन करा, आप आगे मूव करें, आपने फिर बंद कर लिया। इसका मतलब हर वक्त आपको अपलाइन पर डिपेंड नहीं रहना है। हर वक्त अपलाइन आपको उंगली पकड़ करके भी नहीं चलाएंगे। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि अपलाइन अगर हाथ पकड़ के चला रहे हैं वो चल रहे हैं, और जहाँ अपलाइन बंद तो वो भी बंद, यानी कि टॉर्च है ऑन तो ठीक है चल रहे हैं, टॉर्च बंद है तो बिल्कुल लाइफ में अंधेरा है उनका। नहीं, आप अपनी लाइफ में अपने विवेक से, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए, इंक्रीज़ कीजिए और अपने आप को सूरज की तरह बनाइए। बाई चांस कभी कभार अंधेरा आपके सामने होता है और रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा, उस सिचुएशन के अंदर आप टॉर्च को इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जहाँ पर दिक्कत हो वहाँ पर आप अपने अपलाइन को यूज़ कीजिए। ये नहीं कि हर छोटी छोटी चीज़ जो कि आपको 1000 बार सिखाई जा चुकी है, जो किताबों में मिल सकती है, थोड़ा खुद भी तो मेहनत कीजिए। कई बार लोग अपने डाउनलाइंस लोग अपने अपलाइंस को फ़ोन कर करके एक बात बोलते हैं कि सिंपली, मतलब कई बार डाउनलाइन लोग अपने अपलाइन को कॉल करके छोटी छोटी वो बातें पूछते हैं, सर टॉक्सीफ्लश कैसे खाऊं? इसका मतलब यह है टॉक्सीफ्लश को आपने केटीसी के ऊपर, वीडियो के ऊपर देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। थोड़ा खुद तो मेहनत कर लो मेरे दोस्त। इसका मतलब तो ये हो गया कि मेहनत सब कुछ हम अपलाइन के हिस्से में डाल देंगे और सारा का सारा अचीवमेंट हमारे हिस्से में हमें चाहिए।
यानी कि रुपया, पैसा, कामयाबी ये सब मुझे मिल जाए और मेरे बदले की सारी मेहनत और जिम्मेदारी अपलाइन करें। नहीं करना ऐसा। मेरे पास मेरी किसी डाउनलाइन का मैसेज आता है, कॉल आता है कुछ पूछने के लिए, मैं बताता नहीं हूँ डायरेक्टली, मैं बताता नहीं हूँ, मैं उसको उस जगह का एड्रेस दे देता हूँ जहाँ से उसको नॉलेज मिलेगी। वो मुझसे कहते हैं सर इन्विटेशन में ये प्रॉब्लम आ रही, मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन आर द आंसर पढ़ लो। वो कहते हैं सर बड़ा इन दिनों मेरा मोटिवेशन थोड़ा डाउन सा हो रहा है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो रही है ना, थोड़ा सा घर वाले बड़ा परेशान कर रहे हैं, दिमाग पे बड़ा बोझ रहता है। मैं कहता हूँ जीत आपकी पढ़ लो। लोग कहते हैं सर मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, मुझे बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज चाहिए। मैं कहता हूँ गोप्रो पढ़ लो। लोग कहते हैं सर मैं लोगों को लीड नहीं कर पाता या मेरे अंदर लीडर नहीं है। मैं कहता हूँ कि अपने भीतर छिपे लीडर को कैसे विकसित करें, कैसे जगाएं, ये बुक पढ़ लो आप जॉन सी मैक्सवेल की। और अगर दूसरों को लीडर कैसे बनाए अपनी टीम में, तो अपने टीम के अंदर लीडर्स कैसे विकसित करें, वो किताब पढ़ लो जॉन सी मैक्सवेल की। तो मैं डायरेक्टली उनको फॉर्मूला ना बता के फॉर्मूला कहाँ मिलेगा उस जगह का पता देता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होगा, जब वो उस फॉर्मूले को ढूंढेंगे तो खुद एक्सप्लोर करेंगे। और हमेशा याद रखिएगा ग्रो वही इंसान करता है जो एक्सप्लोर करे, जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट ले लेना कि भाई इससे चुराऊं और छाप दूं सीधा डायरेक्टली। शॉर्टकट वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता। थोड़ी सी जो खुद से मेहनत करता है, खुद से एक्सप्लोर करता है, वो सीखता है इंसान, वो ग्रो करता है रियल में, और वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ग्रो करता है। तो इसलिए जब वो वहाँ जाके इन चीज़ों को देखेगा, जांचेगा, तो उस सिचुएशन के अंदर उस शख्स के साथ में फिर वो अच्छा एक फ़ायदा और ये भी होगा, वो ये पॉइंट तो उसे पता चल ही जाएगा, लेकिन साथ में जब इसको देखेगा तो कुछ आगे कुछ पीछे साथ में 2-4 और काम की बातें उसको वहाँ पर नज़र आ जाएंगी, या कुछ पुरानी बातें जो भूली बिसरी बातें वो भूल गया था तो वो दोबारा से उसको रिकॉल हो जाएंगी। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई सारी चीज़ आप ऐसी पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ते हो, लेकिन आपके जहन से निकल गई थी, आपके दिमाग से निकल गई थी, आप उनको देखते हो तो वो दोबारा से रिवाइज हो जाती है, आपका मोटिवेशन, आपकी एनर्जी दोबारा से रिफ्रेश हो जाती है कि यस अब ऐसा करना है। ऐसा है कि क्या वो फॉर्मूला पहली बार आप पढ़ रहे होते हो? नहीं, वो फॉर्मूला पहले से ही आपके पास में होता है, कहीं ना कहीं देखा या पढ़ा होता है आपके पास, आप जानते हो, लेकिन फिर से उसकी एनर्जी, उसका एंथुजियाज्म, उसके ऊपर आपका कमिटमेंट लेवल दोबारा से फ्रेश हो जाता है। उस पर जो धूल चढ़ गई थी वक्त के साथ में, वो सारी की सारी फ्रेश हो जाती है, साफ हो जाती है। तो इसीलिए जो डाउनलाइन है वो अपने अपलाइन को टॉर्च की तरह इस्तेमाल करें, और अपलाइंस लोग अपने डाउनलाइन को कभी भी शॉर्टकट ना बताएं सीधा कि उसने पूछा सर ये कैसे कर लूं, अच्छा उसे ऐसा बोल दो ऐसा हो जाएगा। नहीं, शॉर्टकट नहीं। बैसाखी मत लगाओ। अगर बैसाखी किसी की टांगों में लगाओगे, किसी को चलना सिखाने की बजाय बैसाखी डायरेक्टली दोगे तो वो मोहताज हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, लंगड़ा रह जाएगा। किसी को बैसाखी मत दो, उसको रास्ता आप सिंपली मतलब इस तरीके से दिखाइएगा, इस डायरेक्शन में आप उसको गाइड कीजिए कि आपको उसको डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं देना। फॉर्मूला कहाँ पर मिलेगा, आप उस ऑडियो के बारे में या वीडियो के बारे में या किताब के बारे में उनको रेफर कीजिए, वहाँ भेजिए उन्हें, फिर वो खुद मेहनत करेंगे। और अगर वो मेहनत करने वाले नहीं है तो ऐसे लोगों पर आपको फोकस ही नहीं करना है, क्योंकि जो ऐसा मेहनत नहीं करना चाहता तो वो वैसे भी आप उस पर कितनी मेहनत कर लो बेकार है, वो वेस्ट हो जाएगा आपकी मेहनत। तो अपना टाइम, मनी, एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो खराब जगह पर? एक पत्थर को हीरा कैसे बना सकते हो आप? एक गधे को घोड़ा कैसे बना सकते हो आप? इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। तो इसलिए उसे रास्ता दिखाइए उस जगह तक के लिए, बाकी की मेहनत वो खुद करे वहां पर। योर बिजनेस ग्रोज एज फास्ट एज यू ग्रो, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपका बिजनेस ग्रो करता है उसी रेशियो के प्रोपोर्शनेट जिस रेशियो में आप ग्रो करते हैं। कभी कभी हमारी लाइफ के अंदर, आप याद रखिएगा, ये आप अगर गोप्रो पढ़ें एरिक वोरे साहब की, उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया, इसकी ऑडियोज मेरी कार के अंदर हैं, मेरी कार के अंदर ऑडियोज चलती हैं, या तो मैं अपने, आप कह सकते हैं सिंपली कुछ स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें सुनता हूँ, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें मैं सुनता हूँ मेरे कार के अंदर, या फिर मैं ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान में सुनता हूँ, कुरान का ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन कार के अंदर, या फिर मेरे बिजनेस की ट्रेनिंग। बस बात ख़त्म। सॉन्ग्स मैं सुनता नहीं, मेरे फ़ोन के अंदर सॉन्ग्स नहीं है। शायद बहुत ही रेयर केसेस में बता रहा हूँ कि अगर कभी कभी सॉन्ग्स मुझे झेलने पड़ जाएं, वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों की वजह से, मेरे साथ में कोई बैठा है उसे सॉन्ग सुनने हैं तो ठीक है साहब वो प्ले कर ले,
या उसकी वजह से प्ले कर दिए, तो मुझे झेलने पड़ते हैं। मेरी कार में मेरे साथ में कोई जाता है, उसकी मर्जी की चीज़ों से कुछ सुननी है तो वो चीज़ मुझे झेलनी पड़ती है। बट व्हेन आई एम इंडिविजुअल, व्हेन आई एम सिंगल, व्हेन आई एम अलोन, देन सिर्फ और सिर्फ काम की बात है। क्योंकि मुझे पता है, रॉबिन शर्मा साहब एक बात बोलते हैं, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड वेरी मच फ्रेगाइल। बहुत छोटी है, बहुत ही ये क्षणभंगुर है, आपको पता नहीं चला। एक एग्जाम्पल से अंदाज़ा लगाइए, पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी आपकी एज है, क्या आपको आज तक पता चला कि कैसे गुजरा वो टाइम? क्या आज आपको ऐसा लगता है कि यार बताओ 25 साल, 30 साल, 35 साल, 20 साल, ओफो बड़ी मुश्किल से ये टाइम कटा है, मैं तो थक गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, टाइम ही नहीं कट रहा था, कितनी देर से मैं इस एज में पहुँचा हूँ? ऐसा लग रहा है आपको? नहीं ना? आपको लग, बताओ यार कितनी तेज़ी से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल गुजर गए लाइफ के। अभी कल की तो बात है, ऐसा लगता है वो जो हम कॉलेज के पिकनिक में गए थे, जैसे अभी की बात है, बताइए 10 सालों का उस चीज़ को, यूँ गुजरा यूँ, और अगला टाइम उससे भी ज़्यादा तेज़ी से गुजरेगा। क्यों? आने वाले वक्त के अंदर आपकी जिम्मेदारियाँ घटेंगी नहीं और बढ़ेंगी, आपकी लाइफ के अंदर रिश्ते घटेंगे नहीं और बढ़ेंगे। तो इसकी वजह से टाइम पता नहीं चलेगा। अभी तक तो चल रहा था, आगे को दौड़ेगा और एक वक्त आएगा उड़ जाएगा टाइम। तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करके फालतू की चीज़ में आप ग्रो कीजिए। ऑडियोज़ मैंने अपने जो लगा रखी हैं कि बाई चांस अगर कहीं पर मैं जा रहा हूँ, नेट वेट अगर नहीं चल रहा रास्ते में, मैं कोई ट्रेनिंग सुनता हूँ अपनी या अपनी टीम के लोगों की या कंपनी की या सीनियर्स की, अप्लायंस की, तो उसमें अगर कनेक्टिविटी इशू आता है तो पेन ड्राइव के अंदर मैंने गोप्रो की सभी ऑडियो, जब मैंने ये यूएस से मंगाई थी तो मुझे वहाँ पर ये ऑनलाइन मुझे सब इसकी ऑडियोज़ भी मिली थी इंग्लिश में, वो सब मैंने उसके अंदर डाली और वो सारी की सारी मैंने लगा रखी है, वो चलती रहती है। मेरा टारगेट है कि अगले कुछ महीनों के अंदर मैंने सारी की सारी ऑडियोज़ को, जो 12 चैप्टर्स हैं, उन सारे के सारे चैप्टर्स को कम से कम 10-10, 12-12 बार सुन लेना है, जिससे कि बिल्कुल मैं मास्टरी कर जाऊँ। ज़रा सोचिए, एक इंसान के पास 30 साल का तजुर्बा, तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपए कमाने का, इंडियन करेंसी के हिसाब से 400 से 500 करोड़ रुपए कमाने का तजुर्बा, और दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों के अंदर उसको एज ए टीचर माना जाता है, वो तजुर्बा अगर मुझे चंद सैकड़ों रुपए में मिल गया और चंद घंटों या चंद दिनों के अंदर मुझे उसके ऊपर मास्टरी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो मुझे तो रेडीमेड किसी इंसान का इतना बड़ा एक्सपीरियंस मिल गया, तो मेरी लाइफ, मेरे तजुर्बे के अंदर ये सब चीज़ एड ऑन होगी तो कितना फ़ायदा होगा। तो आप अपने आप को ग्रो कीजिए, मैक्सिमम ग्रो कीजिए, जितना ज़्यादा ग्रो कीजिए, अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने कम्युनिकेशन को, हर एक चीज़ को, हर एक सॉफ्ट स्किल को, हर एक कोर नॉलेज को आप ग्रो कीजिए। ऐसा बिल्कुल लकीर के फ़कीर मत रहिए कि इतना सीखा है तो बस यही है। ये बहुत ख़राब आदत होती है लोगों की कि जितना अपलाइन ने सिखा दिया बस उतना रहेंगे। अपलाइन ने सिखा दिया, अच्छी बात है, आपने उससे नॉलेज ली, आपने उस चीज़ का फ़ायदा लिया, अपलाइन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बट आप अपने आप को और भी सिखाइए, ऑडियो से, वीडियो से, किताबों से, सेमिनार से, मीटिंग से, खुद से मेहनत कीजिए। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि जो सुबह घर से निकलने से पहले या रात को घर घुसने के बाद में, सुबह उठने के फ़ौरन बाद या रात को सोने से थोड़ी देर पहले बैठ के अकेले इंडिविजुअल अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करते हो, फ़ोन साइड में रख कर के, डायरी लेके आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो कि मैंने ये किया, ये गलतियां हुई हैं, इन चीज़ों को सुधारना है, ये प्लस पॉइंट सीखे हैं, ऐसे ऐसे करना है, ये हो गया, इतना करना है। कितने लोग करते हैं जो इस तरह से लिखते हैं? डायरी, सब डायरी तो ठीक है, बहुत सारे लोग मेंटेन करते हैं कि अपलाइन से कुछ सीखा, नोट कर लिया, किसी ट्रेनिंग को अटेंड करा, नोट कर लिया। इस वक्त भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस सेशन के स्क्रीनशॉट्स ले रहे होंगे, बट बड़ी बात ये नहीं है सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं। बड़ी बात ये, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनका टेम्पररी आप कह सकते हैं कि फोकस होता है। कुछ लोगों का फोकस 100% नहीं होता है, 50% होता है, कुछ का 75%, कुछ का 25%। और यही रीज़न भी है कि किसी भी सेशन को आप देखिएगा, आप कोई बड़ी मीटिंग रखी है, सेमिनार, फंक्शन, कुछ लोग उसमें से भी बीच में से चले जाते हैं। आप वेबिनार जूम पर रखिए, आप यूट्यूब का सेशन रखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे आधे अधूरे जो बीच में से चले जाएंगे। पूरा मैटर उनके लिए आप कह सकते हैं फोकस उस चीज़ पे उनका 100% नहीं रह पाता कंप्लीट नॉलेज के ऊपर। यही वजह भी है, इसके ऊपर मैं कभी टेंशन नहीं लेता, आपको भी नहीं लेनी है। सब लोग उस तरह के फोकस्ड नहीं होते।
5 से 10% ही लोग होंगे जो हाईली फोकस्ड होंगे और कंप्लीटली कमिटेड होंगे और एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल लेवल पर ग्रो करना पसंद करेंगे, चाहेंगे या उसके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। तो 5 से 10% ही लोग सुपर अल्ट्रा सक्सेसफुल बनते हैं। 90% लोग उस लेवल तक करते नहीं। हमेशा याद रखिए 5 या 10% जो हाईली सक्सेसफुल होते हैं वो इसलिए उस लेवल पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो कर लिया जो 90% नहीं कर पाए थे, और 90% इसलिए वहां रह गए क्योंकि उन्होंने वो नहीं किया जो 10% कर गए थे। इतना याद रखिएगा। फाइन। तो अपने आप को दूसरों के बराबर नहीं बल्कि औरों से भी ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर रीज़न ये, यहाँ पर फोकस ये नहीं होना चाहिए मुझे दूसरों को हराना है, बल्कि फोकस ये होना चाहिए कि मुझे अपने आप को हर दिन अपने पिछले दिन से बेहतर बनाना है। मेरा हर एक टुडे यस्टरडे से बेटर होना चाहिए और टुमारो प्रेजेंट से बेटर यानी टुडे से बेटर होना चाहिए। अपने हर पिछले हफ्ते के रिकॉर्ड, हर पिछले महीने के रिकॉर्ड, हर पिछले तिमाही, छमाही, हर पिछले साल के रिकॉर्ड इस साल तोड़िए आप, और अगले साल फिर से तोड़िएगा। हर एक तरीके से, इनकम में, ग्रोथ में, नॉलेज में, पर्सनालिटी में। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आप 3 महीने 6 महीने पहले जैसे थे अगर आज भी वैसे ही हो को बेकार कर रहे हो, ज़ोंबीज बन चुके हो, जिंदा लाश। जिंदा तो हो लेकिन आप अपना विवेक, बुद्धि बिल्कुल खराब कर चुके हो, भ्रष्ट कर चुके हो, सद्बुद्धि खो चुके हो। अगर 3 महीने पहले जैसे थे आज भी आप हो तो आप गलत इंडस्ट्री के अंदर हो, या फिर इंडस्ट्री तो सही लेकिन आप गलत तरीके से काम कर रहे हो। इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली सही है लेकिन आप गलत जगह पर हो, आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, गलत डायरेक्शन पर चल रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर 3 महीने के बाद भी इंसान 3 महीने पहले जैसा है, या 6 महीने के बाद भी 6 महीने पहले जैसा है, या 1 साल बाद भी 1 साल पहले जैसा, उसका नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड, थॉट प्रोसेस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, टैलेंट, स्किल्स, मैनर्स, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, सारे सॉफ्ट स्किल्स, सारे कोर टॉपिक, सारे कोर नॉलेज, तो इसका मतलब आप बर्बाद कर रहे हैं इस इंडस्ट्री का नाम। अपना तो बर्बाद कर ही लेंगे, इस इंडस्ट्री के ऊपर भी कलंक लग करके इस इंडस्ट्री का नाम बर्बाद कर रहे हैं। यार इस इंडस्ट्री के अंदर तो हर 3 महीने के अंदर एक अलग ही इंसान अपडेट होकर, अपग्रेड होकर के आता है। तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपडेट कीजिए, इंप्रूव कीजिए, डेवलप कीजिए, ग्रो कीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस उसी तरीके से, उसी स्पीड में ग्रो करेगा जितना आप ग्रो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑलवेज आस्क टू योर अप्लायंस बिफोर डूइंग एनी न्यू थिंग। कुछ भी नया करने से पहले अपने अप्लायंस से ज़रूर पूछें। ऑलवेज डू वॉट एवर अप्लायंस टीच टू डू। हमेशा जो अप्लायंस आपके सिखाएं आपको करने के लिए कीजिए। नेवर डू वॉट एवर अप्लायंस से नॉट टू डू। जो भी आपके अप्लायन कहें नहीं करने के लिए, जो भी आपके अप्लायन मना करें, वो नहीं करना है आपको। फाइन। अब जाहिर सी बात है, इतना तो बेसिक सेंस आपको भी और आपके अप्लायन को भी है कि वो कोई भी अनएथिकल चीज़ तो आपको गाइड करेंगे नहीं, और अगर उन्होंने जाने अनजाने में की तो ऑब्वियसली आप अनएथिकल चीज़ को तो फॉलो करेंगे नहीं। उस पर हम पहली बात कर चुके हैं, फिल्टर लगा के। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस चीज़ को एक मान लेते हैं कि कांस्टेंट मानते हुए कि आपके जो अप्लाइन हैं वो सारे के सारे अप्लाइंस मान लेते हैं एक्टिव भी हैं, एथिकल भी हैं, या जो भी अप्लाइन हैं जिनकी बात को आप मान रहे हैं, जिन जिन अप्लाइंस की बात को आप मान रहे हैं वो एथिकल हैं, एक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, अच्छे अप्लाइन हैं, नेचर अच्छा है उनका, इंसानियत है उनके अंदर, वो इतने लालची नहीं कि आपको मिसयूज करें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, बल्कि आपके फ़ायदे के लिए हमेशा सोचते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है उस सिचुएशन के अंदर। अगर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व कर लिया अपने अपने अप्लाइन के अंदर, पॉजिटिव फिल्टर लगा करके, हाँ यार इनके अंदर इंसानियत है, अच्छा नेचर है, मेरे भले की बात करते हैं, मेरे लिए मेहनत करते हैं, मुझे ग्रो कराने के लिए मेहनत करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जो वो कहते हैं उनको फॉलो कीजिए और जो वो मना करते हैं उसको फॉलो मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 17, वर्क विद वर्किंग एंड लव द रेस्ट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पहले पढ़ लीजिएगा पूरा। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग गुड रिलेशंस विद टीम एंड मेंटेनिंग गुड कनेक्शन विद प्रोस्पेक्ट्स। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अच्छे रिलेशंस बनाने को लेकर के ही ये सब कुछ है। इसमें अपने टीम से अच्छे रिलेशंस आप बनाएं और आपके जो गेस्ट या प्रोस्पेक्ट्स हों उनके साथ में आपके अच्छे कनेक्शन बिल्ड हो। जिनको प्लान नहीं दिखाया है और दिखाना आप चाहते हैं उनके साथ भी, और जिनको दिखा दिया है उनके साथ भी, चाहे वो आपके यूजर्स हैं सिर्फ, या चाहे वो टीम बिल्डर्स नहीं भी बने हैं या कुछ भी नहीं बने आपके साथ में। ना का मतलब हमेशा के लिए ना नहीं होता, बल्कि उस वक्त उन हालातों के मद्देनजर वो ना बोल रहा है।
आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में या कुछ सालों में उसकी ना हाँ में बदल सकती है। लेकिन उसके लिए आपको उसकी ईगो को कभी हर्ट नहीं करना है, कभी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करें। मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरह से फॉलोअप्स करते हैं किसी का, कि फॉलोअप में सामने वाले सारे के सारे गेस्ट लोगों को वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से समझाने के बजाय उनके दिल दिमाग में चीज़ें बहुत पोलाइट और हम्बल वे में बैठाने के बजाय ऐसी बातें बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। फिर रिजल्ट्स क्या होता है कि वो खुद तो करता नहीं, क्योंकि ईगो हट हो जाती है। उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार काम ठीक है, हो सकता है बढ़िया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सब हम कोई मान लेते हैं कि बिल्कुल पैरों में लेट जाएंगे, ऐसा थोड़ी कि ये सर पे जूते मारे और हम फिर भी इनके पीछे चल पड़ेंगे फ़ायदा लेकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। या फिर अगर वो करेगा भी तो आपके साथ नहीं करेगा। क्या ठीक है, सामी डायरेक्ट बहुत बढ़िया है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़िया है, हेल्थ एंड वेलनेस बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इस इंसान के साथ में नहीं करूँगा साहब, इसे बात करने की तमीज़ नहीं है बिल्कुल। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। फाइन, वर्क विद वर्किंग लव द रेस्ट। जो काम कर रहे हैं उनके साथ काम कीजिए, बाकी सारे के सारे टीममेट्स के साथ में आप एक लव द रेस्ट यानी बाकी लोगों को प्यार कीजिए। बाकी जो लोग हैं उनसे आप अच्छा सा एक भाईचारे वाला आप रिश्ता बना के रखिए। रिश्ता कभी किसी से ख़राब मत कीजिए। कई बार अनजाने में लोग बोल लेते हैं कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाए, जॉब में कुछ नहीं होगा, ठीक है यार तुम करते क्यों नहीं हो, और ऐसा वैसा ये और वो, है ना। या लाइक अब तुम गरीब रहोगे, तुमने तो नेटवर्क मार्केटिंग को ठुकरा दिया, सामी बिजनेस को ठुकरा दिया। तुम्हें पता है हेल्थ सेक्टर कितना बड़ा सेक्टर होने जा रहा है, लॉकडाउन हो गया, ऐसी आपदा विपदा आ गई, तब भी तुम्हारी आंखें नहीं खोल के दे रही, तो फिर तो अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बातें नहीं बोलनी है। फाइन, बस इतना याद रखिए, वर्क विद वर्किंग, इस लाइन को यार अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा के लिए, पूरी लाइफ बहुत फ़ायदा होगा इससे आपका। वर्क विद वर्किंग लव द रेस्ट। जो काम करे उसके साथ काम कीजिए, और जो नहीं काम करे उसके पर आप टेंशन मत लीजिए। जिसे अपनी फिक्र नहीं है उसकी आप फिक्र मत कीजिए। भाई इतना ध्यान रखिए, जो जितना सीरियस है उसके साथ में उतना ही सीरियस रहिए। कोई कम सीरियस है आप उसके ऊपर ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, उतना ही रखिए उसके ऊपर एफर्ट्स अपने लगा करके। जो ज़्यादा है आप उस पर ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर टॉक नेगेटिव और स्मॉल। कभी भी छोटी बात और घटिया बात और चीप बात और ओछी बात और नेगेटिव बात मत कीजिए, बट बी एन एक्सेप्शनली पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। एक ऐसी पर्सनैलिटी बनिए, एक ऐसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी और ऐसी एक्सेप्शनल पॉजिटिव कि लोगों को लगे कि यार बड़ा बिरले इंसानों में होते हैं ऐसे लोग। तो मतलब आपको देख करके कोई भी इंसान ऐसा नहीं सोचे, आपको सुन करके, आपसे मिल करके, कि ये कोई मतलब इस तरीके का तो हर दूसरा इंसान ऐसा ही होता है, सभी अपलाइंस ऐसे होते हैं, सभी सीनियर्स ऐसे ही होते हैं। नहीं, आपको लगे कि यार बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे सीनियर्स अच्छे हैं, बहुत सारे अपलाइंस अच्छे हैं, लेकिन यार ये बंदा पता नहीं किस मिट्टी का बना है। मतलब क्या इसका कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्या इसकी पॉजिटिविटी है। कितना भी हम साहब इसके पास में नेगेटिव कचरा लेकर के चल जाएं उसको पॉजिटिव कर देता है। कितना भी ख़राब सिचुएशन इससे हम डिस्कस करें, ये उस सिचुएशन के अंदर बिना टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस लिए हमें एक होप देता है, कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करता है। तो एक ऐसे पर्सनालिटी, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बनिए, एक्सेप्शनली पॉजिटिव। हम कहते हैं ना कि साहब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, एक्सेप्शनल्स हर जगह होते हैं। तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के पॉजिटिव, कि जहाँ पर लोगों को लगे कि यार इस लेवल पर तो सभी हार मान जाएंगे, यहाँ पर तो मैं भी और वो भी और ये भी और बहुत सारे लोग और लगभग सारे ही लोग यहाँ पर गिव अप कर जाएंगे इस सिचुएशन के अंदर। लेकिन तब भी आपको एक इंसान दिखाई दे कि अंधेरों में जो उम्मीद की किरण का काम करें। स्प्रेड हैप्पीनेस एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ मोटिवेशन इन सामी बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर आप एक हैप्पीनेस का स्प्रेड कीजिए और मोटिवेशन का एनवायरनमेंट आप क्रिएट कीजिए। उससे होगा क्या, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप सोचें, कभी कभी कुछ लोग, मैं नहीं कहता ऐसा सारे लोग करते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपनी टीम का बुरा थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, मेरा थोड़ी नुकसान होगा। लेकिन जब किसी दूसरे की टीम के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव बात करते हैं। आप कहेंगे नहीं साहब ऐसा थोड़ी होता है। साहब होता है, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मिला हूँ ऐसे लोगों से, सुनता हूँ, अक्सर बात होती है मेरी ऐसे लोगों से, मैं सबको ऑब्जर्व करता हूँ। अब मेरी आदत है, मैं बुरे को बुरा नहीं कहता, अपराधी को अपराधी नहीं कहना चाहता।
बट बहुत ही साइलेंट मोड पर मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि साहब मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ, मैं नज़रअंदाज कुछ नहीं करता, मैं हर चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ और डायरी में लिख तक लेता हूँ कि कब किस दिन किस इंसान ने क्या बात कही थी। मेरी आदत है, आई कैन फॉरगिव बट आई कैन नेवर फॉरगेट। मैं माफ़ कर सकता हूँ लेकिन भुलाता नहीं कभी किसी चीज़ को। इंसान को याद रखना चाहिए हमेशा, अच्छे बुरे अपने सभी अनुभवों को याद रखना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए लोगों को, दिल में नहीं रखना कभी किसी के लिए कोई गुस्सा, कोई नाराज़गी। और इवन मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए कोई इस बारे में बात करे, कोई किसी और के बारे में बोले, आपको उसे वहाँ पर गलत नहीं साबित करना है। अगर समझाना भी है तो एक बहुत पॉजिटिव वे में, और हो सकता है उस सिचुएशन में नहीं, क्योंकि उस वक्त उस बंदे का जो माइंड सेट है वो अलग लेवल पर है। हो सकता है आपकी बात उसके दिमाग में ही नहीं बैठे, बाद में जब वो थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा सा माइंड सेट उसका कूल काम हो जाए, चेंज हो जाए, सही लेवल पर सही ट्रैक पर आ जाए, फिर आप उस बारे में बात कीजिए। इसीलिए कई बार होता है जब मेरे पास में लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर कॉल आती हैं, मैं उनसे कहता हूँ मोस्टली केसेस में कल बात करते हैं। सोल्यूशन वही जो कल देना तो आज भी दे सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आज ये थोड़ा परेशान है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, माइंड की इसकी एनर्जी जो है वो इसको डिस्ट्रैक्ट करे हुए है। अभी मैं इसको सोल्यूशन दूंगा भी तो वो इसके दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंटली सेव नहीं होगा, वो टेम्पररी रहेगा, फिर ये भूल जाएगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, कल कॉल करना। कल तक प्रॉब्लम तो थी, लेकिन प्रॉब्लम की जो स्ट्रेस टेंशन थी वो लोहा ठंडा हो चुका था। अब फिर मैं उसे उस तरीके से पैम्पर करके, काउंसिल कर करके उस तरह से सोल्यूशन देता हूँ। सेम वैसे ही एक्सेप्शनली पॉजिटिव बनिए, स्प्रेड कीजिए हैप्पीनेस को, मोटिवेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। ये मत सोचिए कि साहब आप अपनी डाल थोड़ी काट रहे हैं पेड़ की, आप तो दूसरे की डाल काट रहे हैं, दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। बट इतना मैं आपको बता दूं, सिंपली जब आप दूसरे का नुकसान करेंगे तो दूसरा आपका नुकसान करेगा। ये यूनिवर्स बूमरैंग की तरह काम करता है। मोगली का बूमरैंग याद है, हमने जो फेंका वापस लौट करके आ गया। ये यूनिवर्स जैसी वाइब्रेशन हम रिलीज करते हैं, जैसी एनर्जी हम इस यूनिवर्स को देते हैं, वैसे ही हमारे साथ में हो जाता है। समझ रहे हैं आप? वैसे ही हमारे साथ में हो जाता है। आप किसी और की जड़ों में जहर डालेंगे, आज किसी के पेड़ की जड़ों में जहर डालेंगे, इंतजार कीजिए कल को वो या वो नहीं तो कोई और, ऊपर वाला कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये कुदरत न्याय करती है। आज आप कुछ भी गलत कर रहे हो, आपके पास में मान लेते हैं अथॉरिटी है, पावर है या मौका है, आप किसी दूसरे के नुकसान की, तकलीफ की फिक्र नहीं कर रहे कि उसके करियर का, उसकी लाइफ का क्या लॉस होगा। कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा हिसाब किताब सबके होते हैं, अच्छों के भी और बुरों के भी। अच्छों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हो सकता है एकदम ना मिले, देर सवेर मिले, बट कुदरत की अदालत के अंदर मेरे दोस्त मुकदमा कोई भी ऐसा नहीं होता कि जो मतलब अंधे बस्ते में चला जाए, ठंडे बस्ते में चल जाए। कुदरत हिसाब सबका करती है। आज आप किसी की टीम को ख़राब करें, आज आप किसी के बिजनेस को ख़राब करें, आज आप किसी की लाइफ में तकलीफ़ों के कांटे बोएं, आज आप किसी के साथ कुछ भी गलत करें, कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए। आने वाले वक्त के अंदर आपको पता चलेगा कि कितना बुरा और बद से बदतर आपके साथ में होने वाला है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे कोई भी इंसान हो, आपके टीममेट हो ना हो, डाउनलाइन हो या ना हो, आपको उससे प्रॉफिट मिलने वाला हो या ना मिलने वाला हो, अरे कुछ नहीं दे सकते, चार अच्छी बातें तो दे सकते हो उसे, चार अच्छी पॉजिटिव मोटिवेटेड बातें तो दे सकते हो। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। मिस्टर मोटिवेटर बनिए, वो याद रखिए बस, मिस्टर मोटिवेटर। मेरे पास में कई बार ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं जो मेरी टीम से नहीं है। मैं 2 मिनट में उनको अगर निगेटिव कर दूं तो क्या होगा? हो सकता है टेम्पररी फ़ायदा मुझे हो जाए, या तो उस वक्त वो इंसान बोलेगा कितना ख़राब इंसान है, या फिर हो सकता है वो ये बोलेगा, बाद में जाकर उसको रियलाइज़ होगा जब उसको इतनी मैच्योरिटी और समझ आएगी कि साहब कितना बुरा इंसान था, मैं इसके बाद सोल्यूशन के लिए गए, ये मुझे नुकसान करा करके या बहका बेला फुसला करके अपने साथ में खींचने के लग रहा था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जो क्रॉस स्पॉन्सरिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं कि इसे इसके खिलाफ भड़का दूँ, बहका दूँ, बहला दूँ, फुसला दूँ,
मेरा नुकसान थोड़ी है, फला का ही तो नुकसान है, अपने साथ खींच लूंगा, कोई बात नहीं, कुदरत हिसाब किताब करेगी, कल को आपके साथ में ऐसे होगा, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। फाइन। जैसे कि मैंने आज से कुछ दिन पहले एक ट्रेनिंग करी, उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने बोला कि साहब अच्छी इंडस्ट्री है, अच्छा सेक्टर है, अच्छी कंपनी है, अच्छी प्रोफाइल है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा प्लान है, अच्छी टीम है। जब टीम का पॉइंट आया, मैंने ये नहीं बोला सिर्फ मेरी टीम सबसे बढ़िया है, क्योंकि मुझे पता है सामी बिजनेस में, सामी फैमिली में और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इस सेशन को सुन रहे होंगे। मैंने बोला आप जिस भी टीम के अंदर हैं वो सबसे बढ़िया टीम है, सबसे अच्छी टीम है, आप वहीं रहिए। हम नए लोगों पर काम करेंगे, नए टीममेट्स बिल्ड करेंगे। सामी के ही अपने ही बिजनेस के दूसरे लोगों की टीम को तोड़ के अपने साथ नहीं लाएंगे और अदर कंपनी के लोगों को तोड़ के अपने साथ नहीं लाएंगे। और अगर कोई दूसरा करता है कोई बात नहीं, वो अपना खुद भुगतेगा। इस इंडस्ट्री में मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, इंडिया के अंदर, विदेशों में नहीं होता ये, या होता है तो बहुत कम होता है, इंडिया के अंदर इस तरीके के लोग होते हैं, करप्ट, अनएथिकल। कोई खुद से अपने पास चल करके आ रहा है एक अलग बात है, वो परेशान है और रेस्क्यू करना चाह रहा है आपके पास आकर के, उस पीड़ा से निकलना चाह रहा है, अलग बात है। लेकिन आप जानबूझ के प्लानिंग करें, प्लॉटिंग करें, जाल बिछाएं, किसी की लाइफ के अंदर जा कर के कॉन्टैक्ट करें। अक्सर जो नेटवर्क मार्केटर इंडिया में करते हैं, मैं उनको बोलता हूं घटिया, तुच्छ, करेक्टरलेस। और एक बात के साथ बता रहा हूं मैं आपको, देखो नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उसके साथ में एक ठीक ठाक से एक्सपीरियंस टीचिंग ट्रेनिंग का भी है। और ऊपर वाले ने इतनी सलाहियत दी है कि मैं अपने शब्दों और बातों को सही ढंग में इस्तेमाल करके सारे लोगों को नहीं तो बहुत सारे लोगों को ज़रूर तोड़म ताड़ी कर सकता हूँ। नेटवर्कर से मेरी बात होती है, मैं सीधा ब्लॉक करता हूँ उसको। कुछ अच्छे एथिकल लोग हैं तो ठीक है, मैं उनसे सीख लेता हूँ, मानता हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि साहब अगर दम है तो आप नयों पे काम कर लेंगे, और अगर दम नहीं है तो आप अगर रेडीमेड भी लेकर के आ गए ना, तो रेडीमेड भी आप पाल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, इस चीज़ को याद रखिए, नेक्स्ट पॉइंट, संडे इज फुल डे ओनली फॉर सामी डायरेक्ट बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके काम के लिए, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, सामी डायरेक्ट के लिए संडे आपका फुल डे होना चाहिए। बाकी दिन आप पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, लेकिन छुट्टी वाला दिन फुल डे होना चाहिए। कई बार लोगों को देखा गया है कि कई बार तो संडे की भी उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कहाँ होंगे, अब होंगे, कैसे होंगे। फुल डे मीन्स फुल डे। आप बाकी के दिन भी फुल डे काम करें, बहुत अच्छी बात है, आपका फायदा है उसमें, बट आप बाकी दिन अगर पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन छुट्टी वाला दिन, एक दिन या 2 दिन जो हो हफ्ते का, वो आपका फुल डे होना ही चाहिए आपका। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इवेंट्स आर द फ्यूल फॉर योर ब्रेन एंड करियर। इवेंट्स मिस नहीं करने हैं कभी भी। इवेंट्स आपके बिल्कुल फ्यूल का काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि आज संडे है, कोई मीटिंग थी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की, गए आए, ठीक है साहब, एक कार्यवाही पूरी कर दी। मजदूर बन जाओ, मजदूर। अगले कुछ साल के लिए आप मेहनत करके, मतलब सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए हार्ड वर्क के। इस तरीके से एफर्ट्स कीजिए, एक्सपोनेंशियल लेवल के, एक्सट्रीम लेवल के कोर परफॉर्मर बनिए। ये नहीं कि साहब एक इवेंट अटेंड कर लिया, अब तो बस काम हो गया आज का, संडे की हमने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। नहीं, उस संडे के इवेंट के बाद में, जैसे संडे के इवेंट से पहले आप इनविटेशन करके लोगों को लाए थे, इवेंट में लोगों को दिखाया आपने इवेंट या मीटिंग, उसके बाद में उनके फॉलोअप्स, देन आपके रीप्लान, या और 2-4 और लोगों की जाके मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, या जो भी आपको करना वो कीजिए। और इतना निचोड़ दीजिए अपने आप को कि जब आप शाम को घर पहुँचें आपको होश ना रहे कि आप कैसे साहब बेड पर गिर करके, पड़ करके, थक के चूर होकर के सोएं। असल में मज़ा वही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपने वन ऑफ माय टीचर्स, मेरे गुरुओं में से एक गुरु से मैंने सीखी थी, कि अपने हर एक दिन को ऐसा जिए, ऐसा जिए, ऐसा जिए, ऐसा निचोड़ लें कि शाम को आपको गिल्ट ना हो कि 1 मिनट भी आज वेस्ट किया है मैंने। आपको फील हो, प्राउड फील हो कि आज 1 भी मिनट मैंने वेस्ट नहीं किया। सुबह से शाम तक दिन कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला, और मैंने सारा का सारा प्रोडक्टिव उसको इस्तेमाल करा। प्रोडक्टिव अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, दूसरों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको इस्तेमाल करा इस तरीके से। और पार्ट टाइम में करोड़पति नहीं बना जाता, इतना याद रखिए। करोड़पति बनने के लिए तो फुल टाइम आना ही पड़ेगा।
भले शुरू में आप वीकेंड पर फुल टाइम हो, संडे को फुल डे दें, बाकी दिन पार्ट टाइम रखें, बट धीरे धीरे करके आपको फुल डे की तरफ जाना ही पड़ेगा, फुल टाइम की तरफ जाना ही पड़ेगा, तभी करोड़पति बने, क्योंकि पार्ट टाइम में करोड़पति नहीं बना जाता। पॉइंट नंबर 20 याद रखिए, ब्रेक योर लास्ट ईयर रिकॉर्ड्स। पिछले साल के रिकॉर्ड्स तोड़ने इस साल। ये चीज़ मैंने ट्रेनिंग आज से कुछ साल पहले, कुछ वक्त पहले, लास्ट ईयर मैंने अपनी एक टीम के किसी शहर में दी थी। आई थिंक मुझे ध्यान है मैंने लखनऊ में ये ट्रेनिंग दी थी। तो वहाँ पर मैंने 2019 लिखा था। तब मैंने बोला था 2019 में हमें स्पीड बढ़ानी है और पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ने हैं। इस बार 20 लिखा है, और आपको मैं रिकमेंड करूंगा अगले साल आप यहाँ पे 21 लिखिएगा, देन 22 लिखिएगा। हर साल अपनी स्पीड को बढ़ाना और हर साल पिछले साल के रिकॉर्ड तोड़ने हैं आपको। स्पीड 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 फॉर 2020 इन MLM, इन नेटवर्क मार्केटिंग। इतना याद रखिए, एक एवरेज नेटवर्कर कंप्लीट्स मिनिमम 1 बुक। एक एवरेज नेटवर्कर महीने में 1 बुक कंप्लीट करता है। अगर कोई इतना भी नहीं करता तो वो बेकार नेटवर्कर है, वो कुछ नहीं कर सकता। कभी कभार लकी जंप मिल जाता है लाइफ के अंदर, एरिक वोरेस साहब बोलते हैं अपनी गोप्रो बुक के अंदर, लेकिन अगर आप अपने वर्थ को उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते लेकर के, यहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन मैं बीच बीच में इसलिए रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ अच्छे सोर्सेस से, कुछ इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड वाइड सोर्सेस से नॉलेज लेते हैं और वो उसको अपने नॉलेज के तरह से बना करके पेश करते हैं। देखा जाए तो इसमें भी कुछ चलिए कोई गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि मैं जहाँ से जिस चीज़ को लूँ मैं उस इंसान के रेफरेंस दे सकूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेटवर्कर्स को प्रमोट नहीं करता, इंडियन नेटवर्कर्स को फॉलो नहीं करता, बाकी इंटरनेशनल लेवल पर मैं फॉलो करता हूं, और जिन लोगों को मैं मतलब सीखता हूं उनको मैं खुल के प्रमोट करता हूं, उनका नाम ले करके, जिससे कि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये चीज़ कोई सिर्फ ऐसे नहीं जो अनप्रूवन पॉइंट हो, बल्कि ये प्रूवन पॉइंट है। इंटरनेशनल मार्केट में पॉइंट है प्रूवन, लाखों लोगों पर प्रूवन पॉइंट है, करोड़ों डॉलर्स इस पर ऑलरेडी कमाया जा चुका है। कई सारे कंट्रीज में इस पॉइंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टीचिंग को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो चीज़ें रेफरेंस देने से वो चीज़ें आपके ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि ट्रस्ट क्रिएट करती हैं लोगों की लाइफ के अंदर। मैंने इसी पॉइंट को सुना है कि कोई बहुत सारे सज्जन हैं जो इस तरह से पेश करते हैं और लोग कहते हैं भाई वह मज़ा आ गया, वाह वाह, तालियां बजने लगती हैं। असल लोगों को नहीं पता होता कि कहाँ से ये उठा कर लाते हैं। जब आप किसी चीज़ को चुरा करके अपने तौर पे पेश करते हैं तो आप कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं। आप अगर पेश भी करें तो आप रेफर करें कि साहब ये कहाँ से आया है। तो एक्चुअल में ये जो थॉट है ये गोप्रो बुक से है, और इसको ओरिजिन दिया है एरिक वोरेस साहब ने, जो बोलते हैं कि कभी कभी लकी जंप लाइफ में हो जाता है, लेकिन इंसान अपनी औकात के बराबर कमाता है। तो किसी और ये आलतू फालतू इंसान का कोटेशन नहीं है कि साहब उसने चुराया और पेश कर दिया, आपको लगे भाई वाह क्या बात बोल दी। अपनी औकात के बराबर इंसान कमाता है। यहाँ मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि बहुत सारे करप्ट लोग मार्केट के अंदर मौजूद हैं जो इधर का उधर का मतलब टूटा फूटा जोड़ जाड़ करके अपने आप को पेश करते हैं, अपने आप को लाइक एक तरह से हाईलाइट करते हैं। खुद को हाईलाइट करना गलत नहीं मेरे दोस्त, लेकिन रेफरेंसेस आप वाकई वहाँ के दें जहाँ से इंटरनेशनली इस चीज़ का ओरिजिन हुआ है। पेटेंट जिसका है उसी के नाम पर पेटेंटेड रहना चाहिए। तो लकी जंप कभी कभार हो जाएगी, लेकिन आप कमाएंगे उतना ही जितना आपकी असल हैसियत होगी। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो अगर धोखे से कमा लिया तो वापस नीचे आके गिर जाएंगे। और हमेशा कमाना है तो उसके लिए आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर तैयारी करते हैं तो एवरेज नेटवर्कर महीने में 1 किताब पढ़ता है और मिनिमम 1 पर्सनल डायरेक्ट स्पॉन्सर करता है। अगर आप एवरेज से बेकार हैं, नीचे हैं, तो ही इससे नीचे करेंगे, यानी कि इतना भी नहीं करता आप तो, और आप एवरेज से भी बेकार हैं, बिलो द एवरेज है। बट एवरेज भी है, कोई भी इंसान एवरेज भी अपने आप को बनना चाहता है, तो कम से कम यानी कि नॉर्मल लाइफ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का कामयाबी की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप नॉर्मली कामयाबी भी हासिल करना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मली जो एक जॉब वॉब में कमाते हैं आप उतना भी यहाँ से कमाना चाहते हैं, तो महीने में 1 किताब पढ़ लीजिए, 1 स्पॉन्सर कर दीजिए, उनको सिखाइए। जो आपने अपने अपलाइन से सीखा, सीनियर से सीखा, वही चीज़ आगे उन्हें डुप्लीकेट कराइए, आप डुप्लीकेट करते चले जाइए। आप एक ठीक ठाक सी जॉब के अंदर जितना कमाते उतना से आप यहाँ कमाते रहेंगे। लेकिन आप अगर सुपर अल्ट्रा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो टारगेट आपको इस तरह से बनाना चाहिए, और इस तरह से बनाइए 2020 के अंदर कि वी ऑल विल बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेटवर्कर।
एंड वी ऑल विल कंप्लीट मिनिमम 2 बुक्स, कम से कम 2 बुक्स कंप्लीट जरूर कीजिए एक महीने में, एंड मोर देन 2 और 3 पर्सनल डायरेक्ट स्पॉन्सर्स एवरी मंथ। हर महीने कम से कम 2 या 3 से ज्यादा पर्सनल डायरेक्ट स्पॉन्सर्स आप लोग इस 1 साल के अंदर कंप्लीट कीजिए। इस 1 साल का टारगेट ऐसा बनाइए कि इस 2020 के अंदर, हो सकता है पहले आप 1 पढ़ते थे, आगे हो सकता है फिर से आप 1 पढ़ें महीने में किताब, महीने में 1 स्पॉन्सर पहले करते थे, आगे भी ऐसा करना चाहें, वो आपकी मर्जी, आपकी टोटली आपकी चॉइस है। लेकिन 2020 का टारगेट ऐसा बनाइए कि इस साल हर महीने कम से कम 2 किताबें ज़रूर पढ़ूंगा, और कम से कम 2 या 3 से ज़्यादा मैं पर्सनल डायरेक्ट स्पॉन्सर ज़रूर करूंगा। तो अपनी स्पीड को ग्रो कीजिए इस साल। पॉइंट नंबर 21, बी प्रोफेशनल एंड लर्न अट्रैक्शन मार्केटिंग बोथ एट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यानी कि अपनी रियल लाइफ में भी, ग्राउंड वर्किंग पे भी, ऑफलाइन भी, और ऑनलाइन यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन लाइफ में भी, वर्चुअल लाइफ में भी अपने अट्रैक्शन मार्केटिंग सीखिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, रोज़ाना एक पोस्ट अपने प्रोफाइल के ऊपर सामी डायरेक्ट का लगा देते हैं, प्रोडक्ट बेचने का लगा देते हैं। कितने प्रोडक्ट बेचते हैं, मेरा उनसे सवाल है। मैंने सोशल मीडिया वाले सेशन में भी किया था, आज तक जितने पोस्ट आपने किए उसमें से कितने आपके पास में लोग आ गए, आपने सैकड़ों हज़ारों लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया, कितने लोग आपके साथ में कन्वर्ट हो गए, बिजनेस में आ गए, कितने आपने लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, उनमें से कितने लोग, आपको पता है क्या हुआ, आपकी आत्मा को खाली एक तरह से शांति मिल गई, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि हाँ भाई मैंने प्रचार कर दिया। एक्चुअली प्रचार नहीं करा, आपने वहाँ पे ढिंडोरा पीट दिया, या यूं कहूँ कि आपने वहाँ पे रायता फैला दिया। आपने सामने वाले बंदे को वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा बता दिया, सबसे बड़ी गलती होती है। आपको पता है मैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर कोई स्टेटस सामी का लगाता हूँ तो उसमें मैं उन लोगों को सिलेक्ट कर करके हाइड कर देता हूँ जो मेरे ऐसे गेस्ट हैं कि जिनको मैंने अभी प्लान नहीं दिखाया। मेरा जो भी मैं स्टेटस शेयर करता हूँ पब्लिकली नहीं जाता है व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप के स्टेटस स्टोरी के ऊपर मैं सेलेक्ट कर करके उन लोगों को हटा देता हूँ, सारे के सारे वो लोग हटे हुए हैं, वो चेक, आप जानते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, वो टिक लगा करके मैं उन लोगों को हटा देता हूँ कि जो मेरे गेस्ट हैं, भावी गेस्ट, भविष्य के मेरे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स, उनको वो दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ उनको दिखाई देगा कि जो मेरे टीममेट्स हैं या जिनको मैंने प्रेजेंटेशन दिखा दी है। और जैसे जैसे आगे मैं जिसको प्रेजेंटेशन दिखाता रहता हूँ उसमें से मैं उसको इस लिस्ट में ऐड ऑन करता रहता हूँ। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है एकदम से रायता फैला देते हैं, आज टॉक्सिक फ्लैश, कल स्प्रुलिना, परसों करक्यूमिन। ऐसा नहीं होता यार। दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर नेटवर्कर्स को देखो, किसी 4 दिन के बच्चे को फॉलो मत करो, इंटरनेशनल लेवल के आप बिलियनियर्स को देखो, वो किस तरह की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। क्या वो अपनी कंपनी के बारे में शेयर करते हैं? बिल्कुल करते हैं साहब, ऐसा नहीं है नहीं करते। आप सारा रॉबिन्स के चैनल पर जाकर के देखिए, आप उनके सिंपली इंस्टाग्राम पर जाकर के पेज पर देखिए, प्रोफाइल पर देखिए। ऐसा नहीं है वो अपने बुक को प्रमोट नहीं करता, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता, अपनी करियर अपॉर्चुनिटी को प्रमोट नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, अपनी कंपनी का नाम भी शेयर करते हैं साहब, लेकिन ये नहीं कि हर एक पोस्ट ही उस चीज को लेकर के है। बीच बीच में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इतना ही बोलूंगा इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत बड़ा पॉइंट है। एक तरफ आपकी पूरी की पूरी ऑफलाइन वर्किंग जो कि 60% के आसपास आप मान सकते हैं आज की तारीख में, और 40% के आसपास आज वर्चुअल लाइफ आपकी, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में इनकी वैल्यू घटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। आप कहते हैं आप यूज़ नहीं करते, ठीक है, आप यूज़ नहीं करते तो आपकी मर्जी है साहब। आप कहते हैं ना मैं तो पेट्रोल यूज़ नहीं करता, तो इसका मतलब थोड़ी कि दुनिया 70 के दशक में और 60 के दशक में पहुंच जाएगी। आप पेट्रोल यूज़ नहीं करते, आपके पास कोई बाइक या कार नहीं है, दुनिया तो इस्तेमाल करेगी ना। आप कहते हैं आप मोबाइल यूज़ नहीं करते, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन दुनिया तो इस्तेमाल करेगी। सेम, इस चीज़ का खास ख्याल रखिए। फाइन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर इसलिए कंप्लीट एक डिटेल्ड वर्कशॉप, तकरीबन 3 घंटे की कंप्लीट एक वर्कशॉप है, उसको ज़रूर अटेंड कीजिए। सोशल मीडिया स्किल्स के नाम से मेरे चैनल पे, वहीं पर ये डिटेल में आप इसके बारे में पॉइंट पे जान पाएंगे, मैं बात नहीं करूंगा। ऑफलाइन के बारे में मैं इतना बता दूं, आप सिर्फ एक बुक पढ़ लीजिए, कई बार पढ़ लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए और उसके एक पॉइंट को अपने ऊपर अप्लाई कर दीजिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी कि लोक व्यवहार।
आप खुद सीख जाएंगे लोगों को अट्रैक्ट कैसे करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग को अट्रैक्शन मार्केटिंग के तरीके से कीजिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के ऊपर, ना कि ज़बरदस्ती लोगों को इरिटेट करके, फ्रस्ट्रेट करके 100 में से एक रिजल्ट निकाल रहे हैं आप। 100 में से एक निकल रहा है तो एक भी बुरा नहीं है, लेकिन 100 में से बड़ा खराब रेशो है। आपका रेशो निकलना चाहिए, अगर आप जान पहचान के लोगों में काम करें तो भी और अनजान लोगों में काम करें, कम से कम मिनिमम वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी, कितना भी नॉलेज स्किल्स आपके पास में कम है, कम से कम आपका रेशो 10% का निकलना चाहिए। और थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आप अपने आप को ग्रो कर लेते हैं तो ये रेशो आपका 20, 30 या 40% तक भी जाना चाहिए। उसके लिए पढ़िए हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, और एक बार नहीं कई बार पढ़िए। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं सर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करे। मैं कहता हूँ ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स, ना सिर्फ प्रेजेंटेशन स्किल्स, ना सिर्फ बोलने की सलाहियत, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बल्कि मैंने अपने टीचिंग के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उसी किताब से कमाया है। मैं उसके ऊपर पढ़ता था, लोगों को सिखाता था कम्युनिकेशन स्किल्स के क्लासेस में, उसके पॉइंट्स को, उसके बीच बीच में पैराग्राफ्स को, एग्जाम्पल्स को, स्टोरीज को लोगों से शेयर करता था। उसके ऊपर मैं कुछ कार्ड्स बना करके लोगों से शेयर करता था। उसके ऊपर मैं वर्कशॉप्स लेता था स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, इंस्टीट्यूट्स में और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में जा करके, अलग अलग टॉपिक के इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जा करके एज ए गेस्ट फैकल्टी के तौर पे। उस किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और हिंदी में लोक व्यवहार। 3 बार मैंने इसको इंग्लिश में पढ़ा और 7 बार मैंने इसको हिंदी में पढ़ा। आप भी पढ़िए कई बार, बहुत फ़ायदा होगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। हाउ टू टेक बेनिफिट्स बाय सोशल मीडिया, इसको भी मैं पहले पिछले पॉइंट में क्लियर कर चुका हूँ कि सोशल मीडिया से कैसे बेनिफिट्स लें। उसके लिए आपने आज तक बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी होंगी, आज तक आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, आप 4 घंटे की आग आपने सुनी होगी, लेकिन इस 3 घंटे की पिक्चर सोशल मीडिया की, यानी 3 घंटे की सोशल मीडिया स्किल्स की पूरी वर्कशॉप ज़रूर आप एक बार अटेंड कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ से आपको। फाइन, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा मेरे सोशल मीडिया स्किल्स के नाम से। इसका रीज़न मेन क्यों है, मैं क्यों इसके ऊपर इतना जोर दे रहा हूँ, क्यों इसके ऊपर इतना मैं लोगों को समझाता हूँ, क्यों? फ़ोन सब यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को आता है। सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल करना बहुत कम लोगों को आता है। टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल, कितने लोग सीख के इस्तेमाल कर रहे हैं बताइए? जितने भी लोग फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कब कोई ट्रेनिंग, मैं अपनी बात नहीं करता, कोई ट्रेनिंग, कोई लिटरेचर, कोई वर्कशॉप, कोई ऑडियो वीडियो आपने कब इस्तेमाल करी या कब सीखी किसी भी इंटरनेशनल लेवल के, ग्लोबल स्टैंडर्ड के, वर्ल्ड वाइड स्टेटस के, या एक अच्छे बड़े भले किसी नॉलेजेबल पर्सनालिटी या कोच या ट्रेनर या किसी भी शख्स के थ्रू कि सब कैसे फेसबुक को इस्तेमाल करें, कैसे आप मान लेते हैं कि ट्विटर को इस्तेमाल करें, कैसे आप व्हाट्सएप को या यूट्यूब को, या मान लेते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, इंस्टाग्राम को या एफबी को, फेसबुक को, यानी कि या फेसबुक प्रोफाइल को या पेज को या किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया के कैसे इस्तेमाल करें, कभी कैसे सीखा? तो इस्तेमाल तो सब कर रहे हैं, सारे के सारे फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, सारे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करने के डूज और डोंट्स कब सीखे थे बताओ? कौन सी किताब से सीखे, कौन से वीडियो या ऑडियो से सीखे? सीखे तो नहीं सीखे थे, नहीं ना। 5% ही लोग हैं, 10% ही मुश्किल से लोग हैं, बल्कि 10% से भी कम, शायद 5% से कम, मतलब श्योर शॉर्ट मैं गारंटी दे सकता हूँ 5% से कम लोग हैं जिन्होंने सीखे हैं लाइफ में और सीखने के बाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। और 95% लोग ताबड़तोड़, अच्छा फेसबुक से फ़ायदा होता है, चलो धपाधप फेसबुक इस्तेमाल करें। ओहो, फेसबुक के ऊपर अपना ऐड डालूंगा, लोग आएंगे, उसमें रोज़ाना ऐड लगाना शुरू कर दिए, घंटा फ़ायदा मिला। कितने यूज़र्स आए, कितने कस्टमर्स आए, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपके साथ में? इस चीज़ को सीखिए। हाँ, पॉइंट नंबर 3, कड़वी है हकीकत ज़्यादातर लोगों के लिए। बाबा बनने लगते हैं भाई साहब, बहुत सारे लोग बाबा। तो मैं एक ही बात बोलूँगा उन लोगों से, मेरे दोस्त, डोंट बी बाबा। समझ रहे हैं? ये संजू बाबा और बाबा इलायची के ब्रांड एम्बेसडर बनना छोड़ो, बट बी एन इंस्पिरेशनल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक प्रेरणादायक, एक ऐसे एग्जाम्पल बनिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो। काम कीजिए, काम को सलाम होगा। ग्रो कीजिए, आपके अचीवमेंट को सलाम होगा। बाबा बनने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, डायरेक्टर बनते हैं, डायरेक्टर बाबा, ब्रॉन्ज बाबा, सिल्वर बाबा, गोल्ड बाबा, उसके ऊपर बाबा, बड़े बड़े ऋषि मुनि पंडित बनने लगते हैं और टैग मिलते तो लोगों को बस
ज़मीन से पैर छोड़े और आसमान में ऐसे उड़ने लगते हैं कि सामने वाले को तो कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं, बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं रहते, डाउन टू अर्थ नहीं रहते। अरे एक शख्स दुनिया के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से आता है और वो अपनी सादगी के साथ में लाइफ को जीता है। फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग सादगी के साथ में लाइफ को जीता है, सिंप्लिसिटी के साथ। टोनी रॉबिन्स दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे बेहतरीन, जानदार और शानदार और सबसे महंगे स्पीकर्स में से एक, लाइफ कोचेस और ट्रेनर्स में से एक, सादगी को फॉलो करता है। इन्फोसिस के मालिक मिस्टर न्यायमूर्ति साहब को मैं सुन रहा था कि बहुत ही सादगी के साथ में लाइफ जीते हैं वो, और हम 4 पैसा कमाते ही पता नहीं किस लेवल पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी सी टीम बनते ही स्टेज पर एकदम बाबागिरी, स्टेज पर चलने का लोगों की मतलब चाल के अंदर, मैंने ऑब्जर्व किया है, चाल के अंदर अकड़ आ जाती है साहब लोगों की, चलने का तरीका। मतलब कुछ लोग तो ऐसे चलते हैं जैसे शतुरमुर्ग चल के जा रहा है स्टेज के ऊपर, स्टेज पे खड़े होने के अंदर ऐसे कि जैसे सामने वालों पे एहसान कर रहे हैं। तो ये बाबागिरी छोड़ो और इतना याद रखो, रॉबिन शर्मा साहब का स्टेटमेंट है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी की ताकत को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। और एक बात और बोलते हैं वो, सिंप्लिसिटी इज द ट्रेडमार्क ऑफ जीनियस। जो जीनियस लोग होते हैं उनका ट्रेडमार्क सिंप्लिसिटी होती है। और फालतू में दूसरे लोगों को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, ओछेपन, ये सब चीज़ें, ये बाबागिरी ना फालतू की, ये सब छोटे लोगों की सोच होती है। तो इसलिए अपने आप को बाबा ना बना के महान बनाओ यार, बड़े बनाओ, बड़प्पन रखो। फाइन, अपनी बातों में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, अपने कामों में, इन सब चीज़ों के अंदर आप ग्रेटनेस को मेंटेन कीजिए, ना कि फालतू के शो ऑफ को और कतई घटिया लेवल की बाबागिरी को। एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप फॉलो कीजिए। इस फॉर्मूला के अंदर लिखा है, देखिए सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको, अगर आप किसी जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होते हैं तो आपको पूरी लाइफ काम करना पड़ता है। कम से कम आपका जो वर्किंग पीरियड होता है वो कम से कम 40 साल तक होता ही है। 40 साल के आसपास ही आप काम करते हैं, 40 साल से ज़्यादा आप काम करते हैं, 35 से 40 साल, तकरीबन 20, 25 से 30 साल में आपका करियर स्टार्ट हुआ तो 60, 65, 70 तक आप काम करते हैं, तो लगभग 35 से 40 साल लगभग आप काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि साल 2 साल के अंदर आप रिटायरमेंट ले लें। यहाँ पर भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम को बेंचमार्क्स बनाने पड़ेंगे। मिनिमम 5 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। अगर आप सही से काम करते हैं, सही वे में, तो कम से कम 5 और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10, बस 10 काफ़ी है। आपकी इच्छा है उसके बाद में आप काम करना चाहें शौक के लिए या दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको काम कोई मजबूरी नहीं रहता है। बट तब तक आपके लिए मजबूरी है, तब तक आपको काम करना पड़ेगा। कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10। तो मैंने कम से कम की बात नहीं करी। मैं नहीं चाहता कि साहब मैं किसी भी इंसान को कमज़ोर बनाऊं और कल को उसे ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा हार्ड सिचुएशंस को फेस करना पड़े। मैं चाहता हूं कि उसको मैं ज़्यादा मजबूत सिचुएशंस के लिए तैयार कराऊं, जिससे कि जब मजबूत के लिए होगा तो वो ज़्यादा हार्ड को तो आसानी से झेल जाएगा क्योंकि उसके लिए तैयारी हुई है, और छोटी सिचुएशंस में वो आगे ग्रो कर जाएगा। 10 ईयर्स प्लस 25 बुक्स, कम से कम 25 किताबें। आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। देखो 10 साल के अंदर आप हर महीने की किताब निकालें तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ये आपकी किताबें हो जाएंगी 120। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ किताबें आप कई बार रिपीट भी करेंगे। एक महीने में एक एवरेज भी मान लें अगर हम, वैसे तो ज़्यादा भी पढ़ते हैं हम लोग बीच बीच में, हमने लास्ट में वो बात करी है कि स्पीड आप बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एवरेज भी अगर हम बात करें, एक महीने में एक किताब का 12 महीने में 12 हो गई और 10 साल में आपकी 120 हो गई। मैं मान लेता हूँ कुछ किताबें आप कई बार रिपीट भी करेंगे बीच बीच में, तो भी कम से कम 25 किताबें आप कह सकते हैं कि आपके वेपनरी के अंदर, आपके अस्त्र शस्त्र भंडार के अंदर होनी चाहिए, कि जो बिल्कुल आपको रटी हुई हो एक तरीके से। उनके बीच बीच के कई सारे मेन पॉइंट्स आप कहीं पर भी लोगों के सामने एग्जाम्पल दे करके पेश कर सके, उनकी सिचुएशन को हल करने के लिए, सोल्यूशन देने के लिए उनको। और 100 स्पॉन्सर्स का गेम होता है। कई बार हम सोचते हैं कि साहब हाँ हकीकत है, 2 लोगों से आप कमा सकते हैं, 2 लोग भी सही से आपको मिल जाएं तो आप महीने का लाखों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन
2-4 लोगों पे आपको डिपेंड नहीं रहना होता। आप ऐसा समझ लीजिए, एक घर के अंदर अगर 2 पिलर्स हैं, एक गिर गया तो उसकी छत का क्या हाल होगा। अगर 4 दीवारें हैं, 4 पिलर्स हैं, तो अगर मान लेते हैं उन 4 पिलर्स में से 1 या 2 गिर गया तो क्या हाल होगा। तो इसलिए अगर आपने उन चारों दीवारों के बीच बीच में भी सपोर्ट के लिए कुछ पिलर्स, कुछ आप कह सकते हैं बीच बीच में वॉल्स के पार्टीशंस टाइप की चीज़ें, ब्लॉक्स एंड ऑल ये दे रखे हैं, तो अगर उनमें से 100 में से 10-20 गिर भी गए, कमज़ोर भी पड़े, तो बाकी के 80 पिलर्स के ऊपर, 80 सपोर्ट्स के ऊपर आपका नेटवर्क खड़ा हुआ है। इसीलिए 2-4 पे डिपेंड नहीं रहना है, कभी 5-10 पे भी डिपेंड नहीं रहना है। 100 स्पॉन्सर का फोकस कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को 200 या 250 प्रेजेंटेशन में से 100 लोग मिल जाएंगे, कुछ को 300 या 400 में से 100 मिल जाएंगे, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अपने करियर में 100 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स तो एक्टिवेट करने हैं और 10 डायरेक्ट सिटीज़ तक मुझे अपने आप को पहुँचाना है। 10 डायरेक्ट सिटीज़ आपकी होंगी, यानी कि जहां आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स होंगे, जहां आपका डायरेक्ट बिजनेस होगा, तो उन 10 शहरों से अपने आप 50-100 शहरों के अंदर और आने वाले वक्त में कई सारे देशों में आपका बिजनेस पहुंच जाएगा। लेकिन कम से कम 10 शहरों में आपका बिजनेस डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट स्पॉन्सर्स होने चाहिए और आपका कम से कम 10,000 पेयर्स का टारगेट होना चाहिए। कम से कम 10,000 पेयर्स, यानी कि दोनों लेग्स मिलाकर के आपकी 10,000 पेयर कंप्लीट होने चाहिए कम से कम। तब तक मैं काम करूंगा, ये आपका फोकस होना चाहिए। और इतना करने के बदले क्या मिलेगा? मोर देन 3 लाख रुपीज़ पर मंथ नेट इनकम नहीं। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। इतना करने के बाद में देखिए, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी मतलब कम बोल करके ज़्यादा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, बताने वाले को भी अच्छा लगेगा कि इतने का कमिटमेंट किया था, इससे ज़्यादा इनके पास में आ रहा है, मेरी बात खराब नहीं हुई बल्कि उससे ज़्यादा ही आ रहा है। और पाने वाले को भी अच्छा लगेगा कि साहब इतना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आज की तारीख में पा रहा हूँ, मेरे पास मिल रहा है मुझे, मतलब मैं अचीव कर पा रहा हूँ इस चीज़ को। तो आता इससे ज़्यादा ही है। जब आप 10 साल में 25 किताबों को बिल्कुल अपना वेपन बना लेंगे, टूल बना लेंगे, 100 से ज़्यादा स्पॉन्सर्स होंगे, आपके 10 शहरों में डायरेक्ट बिजनेस होगा, 10,000 पेयर कंप्लीट करेंगे, तो 3 लाख रुपये महीना से ज़्यादा ही कमाएंगे। लेकिन 3 लाख रुपये भी आप अगर कमाते तो बड़ी बात है। 1 लाख रुपये में आपके खर्चे पूरे हो जाए, मान लेते हैं 1 लाख रुपये में आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाए और 1 लाख रुपये की सेविंग, तो 1 लाख का खर्चा, 1 लाख की ख्वाहिशें, 1 लाख की सेविंग आपके लिए बहुत बड़ा लाइफ के अंदर सपोर्ट कर सकता है और ये आगे ग्रो ही करता रहेगा। नेटवर्क ग्रो आपका हो ही रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीकली और मंथली सेल्फ काउंसलिंग विद अपलाइन। कई बार लोगों के साथ में होता है कि थोड़ी सी टीम बनी, थोड़ा सा ग्रोथ हुई, थोड़े से टैग वैग आए, थोड़ी सी इनकम आने लगी, उसके बाद में उनके पास में मैं आ जाती, मैं, ईगो, अहंकार। तो मैं एक एग्जांपल दूं आपको। आपने रावण का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि रावण अपने वक्त में फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली और हर तरीके से बहुत स्ट्रांग था। उससे बढ़िया और बड़ा राजपाट नहीं था, उससे पैसे वाला रईस राजपाट किसी के पास में नहीं था। दिमागी तौर पे उससे ज़्यादा ज्ञानी विद्वानी नहीं था। सब सारे के सारे वेद पुराण उसको कंठस्थ थे और स्पिरिचुअलिटी इतनी हाई कि शिव जी के परम भक्तों में आता था। वो खत्म हुआ किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार की वजह से। अगर आप इबलीस की बात करें, इबलीस के बारे में जो जानते हैं कि कभी कितने बड़े मुकाम पर हुआ करता था और वहाँ से कहाँ पर आकर के पटक के गिरा, वो हमें पूरी बात पता है, पूरा इंसिडेंट पता है। सेम वैसे ही अहंकार मत रखिएगा, ईगो मत रखिए। कितने भी बड़े अपलाइन हो जाएं, बट ये याद रखिए कि आप अपलाइन के डाउनलाइन ट्री में से ही निकल करके हैं कहीं ना कहीं। ये याद रखिए। अपलाइन से बड़ा टैग हो सकता है, अपलाइन से ज़्यादा इनकम हो सकती है, बट एक बात याद रखिए कि साहब एक्सपीरियंस की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मैं मानता हूँ कि अचीवमेंट, इनकम, टैग बहुत बड़ी बात है, वाकई बहुत बड़ी बात है, अप्रिशिएबल, बट एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक्सपीरियंस की कीमत आपको मैं एक एग्जांपल से बता दूं। एक बार एक बहुत बड़ा पानी का जहाज़ बीच समुद्र में, महासागर के बीच में जा रहा था, ख़राब हो गया, अचानक से रुक गया, इंजन जाम हो गया। जहाज़ पे जितने भी टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स थे उन्होंने उसको सही करने की कोशिश करी, नहीं सही हुआ। उसके बाद में जहाज़ के कप्तान ने कुछ
बोट्स भेज करके पास के जो भी जगह था, टापू था या गांव था, जो भी जगह थी, वहाँ से बंदरगाह से मदद मंगाई, हेलीकॉप्टर से मदद मंगाई, इंजीनियर्स आए, सब ने चेक करा, कोशिश करी, ठीक नहीं हुआ। जब वो ठीक नहीं हुआ तो उस सिचुएशन के अंदर फिर पता ही चला, कोई राय देता है कि साहब पड़ोस के कहीं कोई जो भी बंदरगाह है या जो भी शहर नज़दीकी है, यहाँ से जो भी किनारा है नेक्स्ट, वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान रहता है और वो बड़े बड़े ख़राब इंजन और जहाज़ों को ठीक कर देता है। तो उस बूढ़े को बुलाया गया हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से आया, पानी के जहाज़ पर उतरा, उसने पूरे जहाज़ का इंजन का मुआयना करा, उसने अपने औज़ारों का एक बक्सा खोला और औज़ारों का बक्सा खोलने के बाद में उसने जाकर के कहीं पर इंजन के बॉडी के ऊपर हथौड़ा निकाल करके पूरा जांच पड़ताल कर करके 2 जगह ठक ठक हथौड़ा मारा और उसने कहा कि आप ट्राई करो। इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करी कैप्टन ने, इंजन स्टार्ट हो गया, इंजन चल पड़ा। सब लोग बड़े हैरत में हुए कि पता नहीं इसने क्या करा, कैसे करा, सिर्फ 2 हथौड़े मारे और ठीक कर दिया। फिलहाल उसके बाद में उसे उसके घर पर भेज दिया गया और जब जहाज़ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो पूरा बिल बनाने के लिए उसे मेल किया गया कि आप अपना बिल भेजिए। तो उसने मेल किया, बिल भेजा, तो उसने बिल भेजा $1000 का। तो जहाज़ का जो कप्तान था उसे बड़ा गुस्सा आया कि इतनी बड़ी रकम, $1000, ये तो बहुत बड़ा बिल हो गया, ये तो कोई मतलब $25-50 का काम था, हद से हद $100 का काम था, $1000 किस बात के, सिर्फ 2 हथौड़े ही तो मारे हैं। उन्होंने रिप्लाई किया मेल में, बिल के रिप्लाई में कि साहब 2 हथौड़े के बूढ़े साहब जो थे वो भी, कि उस बूढ़े से कहा कि क्या ए बूढ़े तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो गया है, किस बात का तुम्हारे पास $1000 दिए जाएँ, $1000 दिए जाएँ। तो बूढ़े ने कहा कि वो जो देखो 2 हथौड़े मारे उसकी कीमत तो सिर्फ और सिर्फ $100 से भी कम थी, बल्कि आप $25 मान लीजिए। बाकी का जो 95% चीज़ थी वो ये थी कि दो हथौड़े कहाँ पे मारना, कितनी ज़ोर से मारने हैं, यानी कि तजुर्बे की कीमत थी 95%। तो तजुर्बा बहुत कीमती चीज़ होता है जो आपके अपलाइन के पास में होता है। इसलिए हर हफ्ते और हर महीने अपने अपलाइन से काउंसलिंग ज़रूर कीजिए, चाहे आप डायरेक्टर बन जाएं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, एमराल्ड, डबल एमराल्ड, ट्रिपल एमराल्ड, डायमंड, सीथियम, कुछ भी बन जाएं। आपके जो भी अपलाइन हैं, जो भी सीनियर हैं, उनसे काउंसलिंग ज़रूर कीजिए, पिछले हफ्ते की या पिछले महीने की। कोशिश कीजिए हर हफ्ते हो, हर हफ्ते नहीं हो तो हर दूसरे हफ्ते हो, हर दूसरे हफ्ते नहीं हो तो हर तीसरे हफ्ते हो, तीसरे हफ्ते नहीं हो तो हर महीने। तो कानून बना लीजिए कि महीने में 1 बार तो आपकी काउंसलिंग हो। अगर आप सेम शहर में हैं या आसपास के शहर में तो या अगर दूर भी हैं तो जा सकते हैं। प्रमोट कीजिए, इतना ही मैं बोलूँगा आप लोगों से, इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, प्रमोट कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें आज तक हमारे पास में स्टफ़ नहीं था। आज से कुछ साल पहले तक जब हमने स्टार्ट किया था अपने बिज़नेस को, जब मैं अपनी बात करूं, स्वामी को जब स्टार्ट किया था, तो हमारे पास में इनविटेशन का या प्रेजेंटेशन का या फॉलोअप का या बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस तरह की ऑडियो या वीडियो या पीपीटी या पीडीएफ या यूट्यूब के सेशंस के तौर पे हमारे पास अपने खुद का या अपने लोगों का हमारे पास स्टफ़ नहीं था। तो हम बहुत सारी चीज़ों को, रॉबर्ट कियोसाकी साहब की नेटवर्क मार्केटिंग की पार्ट 1, पार्ट 2, डॉक्टर उज्जवल पाटनी साहब की क्राफ्ट की वीडियो, जैसा सुगीत अजमानी की हम लोग ट्रेनिंग, संतोष नायर साहब की आग ही आग, डॉक्टर उज्जवल पाटनी साहब की नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स, ये सब हम फॉलो करते थे, प्रमोट करते थे। बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, आज भी करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा वो नहीं करें, बिल्कुल करें। लेकिन आज आपके पास आपके सीनियर्स और आपके अपलायंस के और बहुत सारे सामियंस के बहुत सारे स्टफ मौजूद हैं, उनको भी आप टूल्स के तौर पे यूज़ कीजिए। अपनी टीम्स को बीच बीच में दीजिए, बार बार दीजिए, रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, रिकॉल कीजिए, खुद भी देखिए, दूर दूर को दिखाइए। और खुद एक बार कर लिया तो ऐसा नहीं कि बस हो गया, बार बार उस चीज़ को यूज़ कीजिए। अपनी टीम को एक बार दे दिया है तो बार बार दीजिए। हर नए आने वाले शख्स को ट्रेनिंग या काउंसलिंग देने के बाद में, बिजनेस स्टार्ट आपने मान लेते हैं करा दिया, तो 1 दिन के बाद में कुछ दे दिया, 2 दिन बाद कुछ और दे दिया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते बाद कुछ और दे दिया। तो इस तरह की ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको नेटवर्क मार्केटिंग, स्वामी डायरेक्ट और हेल्थ एंड वेलनेस और बहुत सारे ज़रूरी स्किल्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम बहुत सारे अलग अलग स्पीकर्स के थ्रू, हमारे थ्रू, मेरे अपलायंस के, हमारे सीनियर्स के थ्रू और बहुत सारे अच्छे नॉलेजेबल लोगों के थ्रू आप तक चीज़ें पहुंचते रहें। आप सब लोगों से मिल करके, बात कर करके, यहाँ इस सेशन में लाइव जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।